हेलो मेरे रॉक स्टार्स, आई होप आप सब बहुत ही मस्त होगे और जम के पढ़ाई कर रहे होगे बिकॉज दिस इज द लास्ट फ्यू मंथ्स फॉर द एग्जामिनेशंस। हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दिसंबर के मिड में। दिस इज 20th दिसंबर टुडे एंड आई होप this is the time when you all are very anxious about your date sheets and the final examinations as well। शायद अब जब वीडियो को देख रहे हो तो डेट शीट्स आ गई होंगी, बट द ओनली डिमांड दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि सर क्या हमको एक लेक्चर शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिकॉर्डेड मिल सकता है। तो हेयर आई एम recording electricity to all of you, delivering electricity as a chapter, as a whole chapter। हर एक छोटी बड़ी बातें इस चैप्टर के अंदर आपको मिल रही होंगी। मैंने मेक श्योर करा है कि कोई भी पॉइंट इस चैप्टर से छूटे ना। एनसीईआरटी का पूरा मैं उतार दूं आपके लिए, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो एग्जाम्पल के फॉर्म हो, चाहे वो एग्जाम्पलर से आए हुए क्वेश्चन हो। मैंने सबको क्लब करा हुआ है जिससे कि 1 घंटे में एक चैप्टर वन शॉट पूरा कवर हो पाए। कोशिश रहेगी कि 1 से 1.5 घंटे में पूरा का पूरा लेक्चर आपको दे दूं, जिससे कि हर एक छोटी से बड़ी बात आप शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में कवर कर पाओ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरे बच्चों कि मेक श्योर करना कि आप कॉपी पेन लेके बैठो, जिससे कि हर एक जो बात हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हो उसको आप नोट्स के फॉर्म में लिख रहे हो, पेन डाउन कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, मार्क कर रहे हो, फॉर्मूलाज लिख रहे हो, न्यूमेरिकल लगा रहे हो। क्योंकि जब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा तेज़ जाऊँगा। शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट लेक्चर है, शॉर्ट टाइम में कवर करना है, वन शॉट में पूरा लेके जाना है। तो आई विल बी मेकिंग श्योर कि मैं पूरे के पूरे लेक्चर्स को मिनिमम पॉसिबल टाइम में डिलीवर कर पाऊँ आपको, और आप इसको जल्दी पूरा कवर भी कर पाएँ। तो कॉपी लेके बैठना, नोट्स बनाते चलना। मैं कोई फर्दर डिले नहीं करूँगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दूंगा आपको। इस पूरे लेक्चर में सिर्फ पढ़ाई की बातें हो रही होंगी, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमें जो टारगेट अचीव करना है दैट इज़ टू कवर दिस चैप्टर इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। लेकिन मिनिमम पॉसिबल टाइम तो मैं बोल रहा हूँ, ये ना समझना कि मैंने कुछ छोड़ा है इस चैप्टर में। एवरी सिंगल माइनर से माइनर चीज़ यहाँ पर है आपके लिए, जो कि आपको लिखते हुए चलनी है, अपने नोट्स में लिखनी है। इफ़ यू आर स्टडिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अगर आप रिवीजन पर्पज से देख रहे हो तो अपने नोट्स लेके बैठना, जिससे आप उनसे रिकॉल करते जाओ और कुछ भी पॉइंट मिले तो वहाँ पे लिखते जाना। न्यूमेरिकल को संग में सॉल्व करना, क्योंकि मैं पूरा का पूरा वो कॉन्सेप्ट बता दूंगा, लेकिन कैलकुलेशन आप पे छोड़ूंगा कि आप कैलकुलेशन को लेके जाएं आगे। यूनिट्स बता दूंगा मैं आपको, वैल्यूज को सॉल्व करना, क्योंकि अगर वो वैल्यूज को सॉल्व करने जाऊंगा तो शायद थोड़ा लंबा हो जाए। तो आई एम ट्राइंग कि 1.5 घंटे में, 1 घंटे से 1.5 घंटे में पूरा का पूरा लेक्चर खत्म हो। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दिस एंड मेक श्योर कि आप, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड्स तक लेके जाएं। आप उनको भी बोलें कि ये एक वीडियो है जो शायद आपको मिनिमम पॉसिबल टाइम में हेल्प कर सकता है अपने सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए, या फिर पहली बार पढ़ रहे हो तो पूरी नॉलेज लेने के लिए। चलो आ जाओ, संग में आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। अपने अपने ब्रेन को चालू कर लो फटाफट से और एक लंबी सी सांस ले लो, क्योंकि एक गो में पूरा लेक्चर देखना है आपको। हाँ, एक गो में लेक्चर देखना, लेक्चर को सेग्रीगेट ना करना डिफरेंट पार्ट्स में, क्योंकि ये पूरा एक फ्लो चलेगा लेक्चर को लेके, ठीक है। एक पूरे का पूरा माइंडसेट चलेगा जो आप अपने अंदर लेके जाओगे, उतारोगे अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए। फिजिक्स का हमारा बहुत ही प्यारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स बिगिन धमाके के संग विद द इंट्रोडक्शन एंड फ्रॉम द वेरी बेसिक्स अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। सर इलेक्ट्रिसिटी है क्या? वी नो इलेक्ट्रिसिटी इज बिजली, राइट? वी कॉल इलेक्ट्रिसिटी एक चार्ज के फ्लो का फॉर्म होता है, दैट्स व्हाट वी नो। हमने देखा है थंडरस्टॉर्म, हमने घर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करा है, हम फ़ोन को चार्ज करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ केस भतेरे हैं हमारे हर लाइफ में, हर एक जगह में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ देखते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का एक्चुअल you can say what are fundamentals of the electricity. So the word electricity means that it comes from the charges, right? So like the mass, the charges is fundamental property ऑफ मैटर। जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है ना, वैसे चार्जेस भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हमारे लिए ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बने थे मासेस को लेके, वैसे ही यहाँ पे चार्जेस को लेके भी कुछ लॉज हैं हमारे पास, जिसके थ्रू चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं हम लोग। चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, कैसे उसका फ्लो होता है, वो क्या क्या अपने अंदर कंटेन करती है, कौन कौन से डिफरेंट टर्म्स हैं, वो सारे के सारे आते हैं चार्जेस से ही हैं। अब चार्जेस होते कितने टाइप के हैं? चार्जेस आर 2 टाइप, देयर आर पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। इसके बारे में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। Positive charges are being shown by the charged particles which we call as protons. Protons जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हमारे प्यारे प्यारे प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स के बाद आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को मैं बोलता हूँ अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में बता देता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं आपको?
देखो आपको पता है कि देयर इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे होते हैं बहुत सारे प्रोटॉन्स, राइट। प्रोटॉन्स बहुत सारे बोलने का मतलब है कि वो एटम पे डिपेंड करता है कितने नंबर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है सर कि न्यूक्लियस के अंदर तो रहेंगे हमारे protons or neutrons. We know protons are positively charged, neutrons are neutral, but outside the nucleus there exists electron, and electron keep on revolving in the circular shells, in the circular orbits. That's why I personally call them avara, right? I call the electron as avara because electron keep on rotating in the outermost shell. इसके बाहर हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स होंगे यहाँ पे डिफरेंटली फॉर डिफरेंट एटम, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे होंगे, राइट। दैट्स व्हाट वी नो। अब डिपेंड करता है वो कौन सा एटम है, उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन है, वो बात हमारे लिए यहाँ बहुत काम की नहीं है। काम की बात तो ये है कि सर इलेक्ट्रॉन्स आर द वन who are responsible in flowing of the electric charges, right? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कर रहे होंगे मेन काम। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ का बादशाह है, आप बोल सकते हो वो यहाँ का बादशाह है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बिना यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक हम लोग कंडक्टर को डिफाइन ही इलेक्ट्रॉन से करते हैं। वी ऑल नो द गुड कंडक्टर इज कंसिडर्ड एज द वन विच हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन। इफ एन you can say if a metal, if a element does not have a free electron, it won't behave as a conductor। अगर वो उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो कोई इंसुलेटर बन जाता है। ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने अपनी लैंग्वेजेस में, राइट। चलो, सो there are two type of charges, positive and negative. What we know the properties about the properties of the charges ki positive या फिर like charges repulse each other, be it positive, negative. If they are like, they are going to repel each other, and if we have unlike charges, positive and negative, they are going to attract each other, right? So positive and negative going to attract, whereas positive or negative and negative are going to repel each other, right? बहुत बढ़िया। Sir, what about how we define the basicity of the charges, या what are the values of the charges? So if we talk about the charges, the representation of the charges is q. q हमारी क्या है बच्चों? रिप्रेजेंटेशन। ऐसे हम लोग इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट्स की, तो हमारी जो यूनिट है इट इज कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ द चार्ज, याद रखना बच्चों। और हम लोग बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, तो ये हमारे लिए बहुत जाना जरूरी है। दैट द चार्ज दैट वन इलेक्ट्रॉन कैरीज इज one electron has the charge which is equivalent to -1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, दैट्स व्हाट वी नीड टू नो अबाउट द चार्जेस। एक बात हमें और जानना बहुत ज़रूरी है कि लेट्स से हमको टोटल चार्ज पता करना है किसी भी एक चार्ज कंडक्टर में। लेट्स से कि ये मेरे पास एक मेटल बॉटल है। इस मेटल बॉटल में मुझे पता करना है कि इसमें टोटल कितना चार्ज है। बट व्हाट आई नो कि इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इफ आई नो इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आई कैन ईजिली फाइंड कि इसका टोटल चार्ज है। बस एक काम करना है, यूनिटरी मेथड का यूज करना है हम लोगों को। वी नो द वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज दिस। इफ आई एम सेइंग दैट दिस bottle has 1 lakh electron, let's say for a sake of being electron here, हम लोग कह रहे हैं कि इसके पास 1 लाख इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो मुझे कहना पड़ेगा कि भैया ये यहाँ पे रहे 1 लाख इलेक्ट्रॉन। 1 लाख का मतलब होता है मेरे बच्चों 10 की पावर 5, राइट। तो इट हैज़ 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे निकालना है टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज कहाँ से आएगा? एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, बस टोटल चार्ज निकालने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारा पहला रिलेशन आता है, दैट इज Q इज इक्वल्स टू एनी। आई जस्ट नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन इन ऑर्डर टू गेट माई आंसर। कि अगर हमारे पास इस बॉटल में टोटल चार्ज पता करना है हमको, तो इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम दिस फॉर्मूला। Q क्या हो जाएगा? Q रहेगा, दैट इज द चार्ज दैट वी नीड टू फाइंड। N इज व्हाट? 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन होने वाला है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6, 10 की पावर -19 प्लस 5 -19 कट जाएंगे। टोटल वैल्यू इज गोइंग टू बी इज 10 की पावर -14। और डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। यूनिट कूलम है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है C।
राइट, डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। यूनिट लिखने में सबसे ज़्यादा बच्चे गलती कर देते हैं, और मेक श्योर करना कि आप यूनिट लिख के आओ। अपनी क्रॉस कॉपी चेक करो तो एक बार वहाँ पे यूनिट को लिख ज़रूर लो। इलेक्ट्रॉन्स हमारे आवारा हैं और वही बादशाह हैं यहाँ पे, डोंट फॉरगेट, राइट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट सम बेसिक डेफिनेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। मीनवाइल यू कैन एंजॉय द GIFs files also that we have put in the video। चलो, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक सर्किट एक कॉन्टिन्यूस क्लोज पाथ होता है जिसमें चार्ज का फ्लो हो रहा होता है। ये याद रखना कि ये कॉन्टिन्यूस क्लोज पाथ होता है, तुरंत तुरंत फ्लो होती है, जल्दी जल्दी फ्लो होती है, लगातार फ्लो होती है, बोल सकते हो। क्लोज पाथ बोलने का मतलब है कि कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई भी कट नहीं होना चाहिए, कोई भी ब्रेकेज नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट में, अदरवाइज चार्ज वहाँ से लीक कर जाएगा, और चार्ज लीक कर गया तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा एंड it will not behave like a proper circuit, right? Chalo, so what is it? A continuous and closed path of an electric current is called as electric circuit। now electric current क्या है सर? electric current तो flow of electrons ही है ना। कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, वायर में क्या है सर? अगर एक हमारे पास मेटलिक वायर है, मेटलिक कंडक्टर है, तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इज डिफाइनिंग the flow of the current। Let's say electrons are moving, obviously electrons are negative, they will go towards the positive charges, right। सोचना ये कैसे हो रहा है? अब देखा होगा आपने, अगर आप एक डीसी सोर्स देखा होगा, डायरेक्ट करंट का सोर्स देखा होगा, तो वहाँ पे आपने एक बैटरी का यूज़ देखा होगा, राइट। तो जनरली होता क्या है, एक बैटरी होती है या फिर एक सेल होता है, उसके पास एक नेगेटिव यू कैन से टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब नेगेटिव टर्मिनल इज द वन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे होते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, कीप्स ऑन फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो दिस इज व्हाट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लुक्स लाइक। यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स का ये फ्लो हो रहा होता है। ये क्यों हो रहा होता है, इसके पीछे रीज़न है, वो रीज़न को पढ़ेंगे हम लोग कि बैटरी के पास ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करा पाती है। बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस मोर अबाउट कि करंट क्या है, करंट एक्चुअली में है क्या। तो करंट क्या है? इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी के लिए समझते हैं कि एक करंट, या फिर एक करंट बोलने से अच्छा है कि करंट फ्लो है चार्जेस का। जब चार्ज फ्लो रहे होंगे उसी से जनरेट होगा हमारा करंट, राइट। तो हमें जो करंट लगता है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होता है। जब हमें वायर से करंट लग गया, या फिर व्हेन वी फील द करंट, व्हेन वी सी द थंडरस्टॉर्म, इट इज़ ऑल्सो द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हमने देखा होगा जो हमारे घर के पास ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, कभी कभी उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो देखा होगा आपने, जैसा स्पार्क जो हो रहा होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। क्यों हो रहा होता है भैया? मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा होता है, सिंस दे कैरी द चार्ज थ्रू द कंडक्टर, क्योंकि यही तो वो हैं जो चार्ज को कैरी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कुछ है ही नहीं यार, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जिनकी वजह से करंट का फ्लो हो रहा है। अदरवाइज कोई कंडक्टर ना कहलाता, और शायद कभी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टडी ही ना कर पाते अगर एक वायर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होते। दिस इज ऑल अबाउट द फ्री इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन वो बादशाह है जो ये सारे काम कर रहा है, याद रखना। ओके, ग्रेट। सो बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, ये दिस इज बाय कन्वेंशन, दिस इज बाय एक्सपेरिमेंटेशन दैट वी हैव ऑब्जर्व दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इन द अपोजिट, या फिर बोल सकते हैं द फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे इन दिस केस यू ऑल आर सीइंग दैट इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो व्हाट वी कैन से द करंट इज गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज द फ्लो ऑफ द करंट, राइट। येलो वाला जो है हमारा, ये करंट का फ्लो हो रहा है, और जो व्हाइट वाला है ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। एक सर्किट में कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर अपोजिट। सो जब बात करते हैं करंट की तो उसको मेजर भी कर रहे होंगे, मेजर कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सर रिप्रेजेंटेशन तो हो गया आई, रिप्रेजेंटेशन हो गया आई, और इसकी यूनिट हो गई एम्पियर। सर एम्पियर क्यों? बिकॉज एम्पियर वॉज द वन हु कम अप विद द थ्योरी ऑफ द current for the very first time. He illustrated the whole
आइडिया ऑफ करंट और उन्होंने सब कुछ बताया करंट के बारे में, तो उनके नाम पे हम लोग ने इसकी यूनिट भी रखी है। ओके, दैट्स ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड, फटाफट चलते हैं। इफ अ नेट चार्ज q फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन टाइम t, देन दैट्स हाउ वी डिफाइन द करंट इवन। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास एक वायर है, उस वायर के अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो से तो करंट बनने वाला है, राइट। यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग कि वो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में, उसी से बन रहा है हमारा करंट। तो क्या बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ करंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एज द टोटल चार्जेस विच फ्लोज थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड, right? Can I say that current is defined as the total charge that flows in the wire in per unit time? बोल सकते हैं हम लोग, if a net charge q flows across any cross section of a conductor in time t, then current I throughout the cross section is I is equals to q upon t। बोलो भैया, क्या बोल सकते हैं? करंट को बोल सकते हैं। हाउ वी डिफाइन द करंट? करंट इज द फ्लो ऑफ द चार्जेस, द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्जेस दैट आर फ्लोइंग इन द वायर पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज द करंट। करंट की डेफिनेशन ही यही है, याद रखना। आपसे आएगा अगर डिफाइन करंट, तो आप ये बोल रहे होगे करंट इज डिफाइंड एज the amount of charges that passes through a cross section of a wire in per unit time, right? अगर आपसे बोल दिया डिफाइन 1 एम्पियर, बोलो हमसे बोला क्या, हमें पता है कि करंट की यूनिट एम्पियर होती है, और हमसे बोला गया डिफाइन 1 एम्पियर, तो हम लोग बोलेंगे व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड, दैट्स हाउ वी डिफाइन 1 एम्पियर। बहुत सिंपल। कभी भी 1 की डेफिनेशन देनी हो तो याद रखना हम लोग को पूरे फॉर्मूलाज में 1 के टर्म्स को लाना होता है। वी कैन से when 1 coulomb of charge passes through cross section of the wire या फिर passes through the wire in 1 second, that's how we define the current। as simple as that, as simple as how we can define 1 ampere of the current। ठीक है, इतना ही सिंपल है ये। 1 coulomb upon 1 second is 1 ampere। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। सर एक दो बातें हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, पहले उनको पढ़ लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेना हमारे बच्चों। वीडियो है तो आप उसका फायदा उठा सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, मुझे बीच में रोकने के लिए ना बोलना। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट? कूलम, पता है हमने पढ़ लिया है, विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेनिंग इतने इलेक्ट्रॉन। ये बच्चों अगर हम लोग को निकालना है कि 1 कूलम कितना होता है, तो वी कैन फाइंड, उसकी वैल्यू आती है 6 × 10⁻18 कूलम, विच इज 6.023 आती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन में 6 × 10⁻18 लिख सकते हैं हम लोग। अगर बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर, बात करी हम लोगों ने अभी, नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। यही बात हम लोगों ने करी थी, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन करा है हम लोगों ने, फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, द करंट ऑफ आई की वैल्यू इज व्हाट 0.5 एम्पियर ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन 10 मिनट, टाइम इज गिवन एज 10 मिनट्स। बस काफ़ी बच्चे यहीं पे फंस जाएंगे। याद रखना है ऐसा यूनिट हम लोग सेकंड में लेते हैं, तो इसको कन्वर्ट करना ना भूलना। दिस इज व्हाट 10 × 60, दैट इज 600 सेकंड। अब सॉल्व कर लेना, आ जाएगा फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अपने को यहाँ पे क्यों निकालने का है बच्चों, हमेशा याद रखना जब भी कोई क्वेश्चन करो तो उसके सोल्यूशन लिखते ही सारी की सारी गिवन वैल्यूज पहले से ही लिख लिया करो। अगर आपने गिवन वैल्यूज लिख ली हैं यहाँ पे, तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे मेरे लिए हो चुका है, मैं सीधे यूज़ करूँगा Q इज इक्वल्स टू आई टी, जो कि आता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T से। अगर मैं Q निकालूंगा तो आ जाएगा I इंटू टी, राइट। तो मैंने पुट करा यहाँ पे, I कितना है सर 0.5 है, और T इज आर व्हाट 600। मैं सॉल्व करूँगा, 10 को नीचे लेके जाऊँगा, 0 से 0 काट दूंगा, 0 लगा दूंगा, 5 6 30, दिस इज 300 कूलम, राइट। 300 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर सिर्फ इतना छोटा सा करंट फ्लो हो रहा है 10 मिनट के लिए, तब भी 300 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है उस वायर में। जब भी न्यूमेरिकल करा करो तो उसके रियलिस्टिक फंडास को भी समझा करो, नॉट जस्ट पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूलाज, बट उसको फील करो थोड़ा सा कि सिर्फ इतना छोटा सा करंट, दैट इज 0.5 एम्पियर, राइट। तो छोटा सा नहीं है, क्योंकि आपको झटका देने के लिए बहुत काफ़ी है। ये 10 मिनट तक फ्लो कर रहा है, 1 सेकेंड नहीं, 2 सेकेंड नहीं, मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 10 मिनट तक फ्लो कर रहा है, तब जाके वो 300 कूलम चार्ज बना पा रहा है, राइट। चलो बहुत ही बढ़िया, याद रखना। अच्छा हाँ, 2 छोटी और चीज़ें हैं। कभी कभार यार हमसे करंट, क्योंकि करंट ना बहुत कम भी फ्लो हो सकता है, अगर मैं इसको सेकंड में निकालता तो बहुत कम आता, तो उसके 2 छोटी यूनिट यूज़ करी जाती हैं, मिली एम्पायर, याद रखना बच्चों, दैट आर मिली एम्पायर एंड माइक्रो एम्पायर।
ठीक है। मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर भी बोलते हैं। मिली एम्पियर को एम ए से प्रिंट करते हैं, माइक्रो को म्यू ए से करते हैं। मिली एम ए छोटा एम होता है बच्चों ये एम ए, और माइक्रो इज म्यू ए। मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर होता है और माइक्रो 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। मिली मतलब 10⁻³ माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टोवाटो, राइट। इस बात को आप याद रख सकते हो, याद ना हो तो एक बार बुक से देख सकते हो। अदरवाइज अभी के लिए मिली और माइक्रो काम कर जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा डेसी सेंटी पे नहीं जाना पड़ेगा या फिर नैनो पीको पे भी नहीं जाना पड़ेगा, इतना ही सफिशिएंट है। मिली 10⁻⁻3 माइक्रो 10⁻⁻6, बहुत ही बढ़िया। चलिए सर आगे चलते हैं, पोटेंशियल को समझते हैं। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। बेसिकली ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, समझते हैं थोड़ा ध्यान से। मान लो एक चार्ज है जो किसी एक पॉइंट पे रखा हुआ है, मुझे उस चार्ज को वहाँ से फ्लो करा के किसी और पॉइंट पे लाना है। आप कहोगे सर क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, चार्ज वहाँ पर है वहीं पे रहने दीजिए, क्यों इसको यहाँ पे ला रहे हैं यार, चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन, चार्ज का फ्लो नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं है तो मतलब करंट ही नहीं है। सर करंट को फ्लो होना है तो चार्ज का फ्लो होना पड़ेगा, अगर चार्ज ऐसा फ्लो होगा तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे चार्ज फ्लो हो। सर चार्ज अपने आप फ्लो नहीं होगा, हमने पढ़ा है दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन anything which is at rest want to be in the state of rest until and unless an external force applied on it। सर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ चाहिए जिसके पास खुद का कुछ अस्तित्व हो, खुद के पोटेंशियल हो, खुद का ताकत हो उसकी। जब खुद की उसकी ताकत होगी तभी वो उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से किसी और पॉइंट पे मूव करा पाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव हो गया, चार्ज मूव हो गया या पॉजिटिव चार्ज मूव हो गया, अभी आप नेगेटिव चार्ज ना समझो, कोई भी चार्ज समझो, जो मूव हो गया तो हमारा काम सक्सेसफुल। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, सो काम करना पड़ेगा चार्ज को लाने के लिए। सो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क, potential is defined as the amount of work required to bring a charge from one point to another। सर क्या बोला मैंने, कहा इट इज़ अ वर्क, ये एक कार्य है जो चार्ज पे होगा। तो जितना भी काम करा गया उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने के लिए, दोबारा समझना, जितना भी कार्य करा गया, जितना भी काम करा गया, द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज बीइंग डन in bringing the charge from one point to another point is defined as the potential difference, as simple as this। सर पोटेंशियल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की बहुत अगर आपको बेसिक लेमन शब्दों में जानना है तो ऐसे जानो, मानो यार अपने पास ना एक दो बीकर है जो कि कनेक्टेड है, ठीक है, फॉर टाइम मीन आप मानो अपने पास दो बीकर हैं जो कि कनेक्टेड है कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है। मानो ये बीकर ए, ये बीकर बी आपस में कनेक्टेड है, ये बीकर ए है, ये बीकर बी है, ये आपस में कनेक्टेड है, राइट। और ये बीकर जो ए है ना, इसमें पानी का लेवल यहाँ तक है, वेयर जो बीकर बी है उसमें पानी का लेवल यहाँ तक है। आप लोग मुझे बताओ कि इसमें क्या होगा, बस बहुत सिंपल बताऊँ कि इस केस में क्या हो रहा होगा। अगर ये कनेक्टेड हैं तो क्या इस ट्यूब के थ्रू ये पानी यहाँ से यहाँ पे आ रहा होगा? सर बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो इसके पास हायर पोटेंशियल्स हैं। सर mgh पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे, ज़्यादा लेवल है। कब तक आएगा सर यहाँ पे, कब तक आएगा? जब तक इसका लेवल थोड़ा बढ़ ना जाए और इसका लेवल थोड़ा घट ना जाए। As soon as they both reaches the same height, the potential will be same and the current, the water stops moving। मैंने छोटी सी बात में एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट दे दिया आपको। द करंट, द फ्लो, करंट एक्चुअली फ्लो ही होता है, बस करंट के लिए स्पेशलिटी है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो हम लोग बोल रहे होते हैं चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो। अदरवाइज वाटर करंट भी होता है, पानी का बहाव। इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्जेस का बहाव, चार्जेस का फ्लो, राइट, एज सिंपल एज दिस। तो यही कुछ है पोटेंशियल। देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए पानी यहाँ से यहाँ आया। ऐसे ही जब बैटरीज में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उसको मेंटेन करने के लिए भी चार्जेस लो हो रहे होंगे, तो बैटरी काम करती है। ये सारा का सारा काम बैटरीज का होता है। वैसे लकली मेरे पास यहाँ पे बैटरी है, राइट, यू कैन सी आई हैव द बैटरी। ओह वाह क्या बात है। अगर मेरे पास बैटरी है तो व्हाट आई कैन टेल यू ऑल कि यहाँ पे दो टर्मिनल हैं, राइट। ये जो बड़ा वाला होता है
जहाँ पे हल्का सा टिप निकला होता है, वी ऑल नो दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और ये जो छोटा वाला है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा फ्लैट है ये पार्ट, छोटा नहीं बोलूँगा, फ्लैट पार्ट बोलूँगा इसको मैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब सर है क्या ना कि इस बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। वो मैं पढ़ के बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ये बात कि जहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट है। मतलब इस बैटरी का जो पोटेंशियल है ना वो 1.5 वोल्ट है। मतलब इसके चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो कार्य करने की क्षमता है वो 1.5 वोल्ट के बराबर है। वोल्ट अगर आप पहली बार सुन रहे थोड़ा अजीब लगेगा, वोल्ट पोटेंशियल या वोल्टेज की यूनिट है, पढ़ा है हम लोगों ने, वोल्टेज पढ़ा है हम लोगों ने। तो जो ये वोल्टेज है ना, ये जो हमारी सप्लाईज होती हैं घर में, ये रॉड्स लगी हैं, ये फैंस हैं, ये ट्यूबलाइट्स हैं, ये सब के सब ना एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे काम करते हैं। अगर वो वोल्टेज हमारे पास आएगा तो ये काम करेंगे, वोल्टेज ऊपर नीचे हो गया तो इनका फ्लक्चुएशन हो जाएगा, इनका वर्क वैसा नहीं हो पाएगा। आपके घर में पक्का पक्का हुआ होगा, वोल्टेज लो या वोल्टेज अप हुआ होगा तो देखा होगा ये जो फ़ैन हो गया ये इनका मूवमेंट धीरे हो गया, या फिर वोल्टेज हाई हो गया तो इनका मूवमेंट तेज़ हो गया। ये सब डिफाइन करेंगे अमाउंट ऑफ वोल्टेज, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, राइट। जैसे इस बैटरी का भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है, हर एक बैटरी का एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और ये बैटरी तब तक काम करेगी जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इधर से जाते रहे जाते रहे जाते रहे जाते रहे, चार्ज जाते जाते ख़त्म हो गए तो पोटेंशियल बराबर हो जाएगा और ये बैटरी डेड हो जाएगी, क्योंकि फिर डिफरेंस नहीं रहा। व्हाट्स इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज डिफरेंस। अगर डिफरेंस है तो ये बैटरी काम करेगी, डिफरेंस नहीं तो ये डेड, एज सिंपल एज दिस। चलो चलते हैं आगे। तो वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यार इन बातों को लिखते जाना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा ना डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। ये बात याद रखना है यार, आपको कुछ और नहीं लिखना है, आपको यही लिखना है, आपको एग्जैक्ट यही वर्ड यूज़ करने हैं, तो आपको इसको नोट कर लेना ही बेहतर है, राइट। नोट कर लेते हैं क्या बोला जा रहा है आपसे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोला जा रहा है दैट वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक कैरिंग इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन, एज द इंपॉर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट हो रही है, एज द वर्क डन, एज द वर्क डन, एज द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को ले जाने के लिए जो कार्य करा जा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को ले जाने के लिए जो कार्य करा जा रहा है, जो वर्क करा जा रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। सो कैसे डिफाइन करेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। V is equals to W upon Q. Sir, what is V here? V is potential difference. PD, ठीक है? PD, potential difference. PD, याद रखो. This is what? PD. Sir, what is W? W is work. Sir, what is Q? So Q is charge. सर अगर हमको पोटेंशियल की यूनिट निकालनी है तो याद रखना वो वोल्ट होती है, और वो आता है W मतलब कूलम, और चार्ज में W मतलब जूल, W मतलब जूल, और Q मतलब कूलम। तो अगर मुझे इसी में डिफाइन करना है, एक और क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का मतलब क्या है? 1 वोल्ट का मतलब है जब 1 जूल और वर्क करना पड़े 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए। सर दोबारा समझते हैं, हाउ वी डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ वर्क या 1 volt of potential in particular, right? So 1 volt of potential difference is defined when 1 joule of work is done to bring the charge of 1 coulomb from one point to another point, as simple as this. जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बैटरी 1.5 वोल्ट की है, इसका मतलब है, बहुत सिंपल भाषा में जब अगर मैं बोलना चाहूँ तो इसका मतलब है अगर ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है, अगर ये बैटरी 1.5 वोल्ट की है तो ये 1.5 जूल काम कर रही होगी एक कूलम चार्ज को ले जाने के लिए। इफ यू सॉल्व यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड 1.5, राइट हैंड साइड 1.5, दैट्स हाउ वी डिफाइन 1.5 वोल्ट, राइट। लेकिन अगर मैं ऐसी ही एक और बैटरी ले लूं, अगर मैं ऐसी ही एक और बैटरी ले लूं तो इस केस में अब ये बैटरी हो जाएंगी 2। अब ये बैटरी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से ज्वाइन कर दूं तो ये सर्किट बड़ा हो गया, ये बैटरी बड़ी हो गई,
अब ये ज़्यादा पावरफुल हो गई ऑब्वियसली। अब इनके पास 1.5 1.5 3 वोल्ट बन गया, राइट। तो अगर मुझे अब 3 वोल्ट डिफाइन करना है तो मैं बोल सकता हूँ व्हेन 3 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय दीज बैटरीज in bringing 1 coulomb of charge from one point to another, that's how we can define 3 volt of the potential difference. Simple है, right? समझ पा रहे हो? If you all can read here, it is clearly mentioned that this battery is of 1.5 volt. I want कि अगर आपको दिख पाए तो आप लोग यहाँ पे देखें, लेकिन शायद ये बहुत जूम इन करने ब्लर कर देगा कैमरा। आपके अपने सेल्स, आपके पास सेल्स हैं यार, घड़ी से सेल निकाल लो, रिमोट से सेल निकाल लो, देख लो यार, लिखा हुआ है उसमें आपके। इवन हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखा होता है। हर एक बैटरीज, हर एक सेल, आपके फ़ोन के जो बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, आपके चार्जर, आपके पास फ़ोन का चार्जर होगा, निकालो फ़ोन का चार्जर, उसके देखो जो उसका पिन वाला पार्ट होता है ना, उसके बीच में देखो वहाँ पे करंट भी लिखा होगा, कितने एम्पियर ऑफ करंट की सप्लाई कर रहा है वो, और कितना वोल्टेज उसको रिक्वायर है, ये बात वो लिखी वहाँ पे लिखी होगी, ठीक है। सीट ओके, चलो ओके आगे चलते हैं। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो ये पढ़ लिया हम लोग ने, वोल्ट है। कहाँ से आया? एलेसैंड्रो वोल्टा, जिन्होंने इसकी बात करी थी, वोल्टेज की बात करी थी, डिस्कवर करा था, उनके नाम पे ही रखा गया। 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ये हमारा 1 वोल्ट है। मेजर कैसे करेंगे सर? अगर पोटेंशियल को मेजर करना है ना तो वहाँ पर हमारी डिवाइस होगी, इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टा मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्टा मीटर। मैं टाइम चेक कर रहा हूँ कितना हो गया है। एक्चुअली आज थोड़ा सेटअप में प्रॉब्लम है तो मैं कैमरे से ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। चलो जो भी है ठीक है। देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पहले से कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं उसके आगे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट एबल टू सी द total record time there. Okay, that's a problem also, but still I think it's good. Not an issue. Okay, so it's a measure, it's measured by the device that is called as voltmeter. The voltmeter is always connected in parallel. याद रखना यार, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है तो हम लोग उसको पैरेलल में रखते हैं। ये थोड़ा बात अगर पहली बार पढ़ रहे हो थोड़ी अटपटी लगेगी कि पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो कनेक्ट कर जाओगे। लेकिन इस पॉइंट को लिख लेना अभी के लिए, ठीक है। इट्स कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस बिटवीन टू पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड। अगर हमको पोटेंशियल मेजर करना है तो उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इतनी बात याद रखना। ऐसे ही करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस होती है बच्चों, आई को मेजर करने के लिए, आई को मेजर करने के डिवाइस होती है उसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। एमीटर का ना रेजिस्टेंस लो होता है क्योंकि उसका काम ही है करंट को मेजर करना, तो उसका रेजिस्टेंस लो रखते हैं हम लोग। ये रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज थोड़ा अलग लग रहा होगा शायद, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो आगे हम लोग ज्वाइन करेंगे इसको, ठीक है। एमीटर जो होता है ना वो ये सीरीज में लगता है, बस इतनी बात याद रखना। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्टामीटर को पैरेलल करते हैं। इसकी बात हम लोग आगे भी कर रहे होंगे क्योंकि जिक्र हो गया था, एक बार डिस्कस कर लिया। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। सर Q की वैल्यू गिवन है अपने को, यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। अपने को यहाँ पे Q की वैल्यू गिवन है, इट इज 2 कूलम हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। अपने को वर्क निकालना है। वी नो दैट W निकालने के लिए वी नीड टू यूज द फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। यहाँ से W आ जाएगा V इंटू Q। V की वैल्यू वी नो 12 है, Q की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है 24, इसका मतलब है 24 जूल इज आवर आंसर। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। वर्क यूनिट जूल होती है, पोटेंशियल की वोल्ट होती है और चार्ज की कूलम होती है। हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge passing through 6 volt battery। each coulomb of charge मतलब Q की वैल्यू बच्चों 1 कूलम हो गई, वोल्ट हो गया 6 वोल्ट। एनर्जी की बात करूँ तो वर्क ही बच्चों एनर्जी होता है, वर्क निकालो चाहे एनर्जी निकालो एक ही बात है। फिर वही करना है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q कर लो या फिर E अपॉन Q कर लो, तो अपने पास जो E आ जाएगा वो आ जाएगा V इंटू Q। सर V है 6 वोल्ट, Q है 1, तो मतलब 6 जूल का हमें करना पड़ेगा, एनर्जी रिक्वायर होगी या फिर काम करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दिस। इतनी बात आगे समझ आ गई। ये बहुत ही छोटे छोटे शुरुआती कॉन्सेप्ट हैं। पढ़ लेते हैं सर्किट डायग्राम को कि सर्किट डायग्राम होता क्या है, कुछ कन्वेंशन तरीके जो हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी बात भी लगे हाथ हम लोग कर ही रहते हैं। ओके, तो दे आर कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक सर्किट में रिक्वायर होते हैं। इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं सर? सेल जो होता है ना वो सिर्फ उसके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, अकेला बेचारा रहता है। जैसे कि अगर मैं जैसे समझो कि मैं इसको एक सेल बोल रहा हूँ,
जैसे मानो ये, वैसे हम लोग इसको जनरली बैटरीज बोलते हैं, लेकिन अगर मानो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव ही टर्मिनल है तो मैंने इसको सिर्फ एक सेल बोल दिया। अब अगर मैंने सेल्स को कंबाइन कर दिया ना, सेल्स का जो इसका जैसे ये नेगेटिव पार्ट था, इसको मैंने इसके पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बन गए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम लोग बोल देते हैं बैटरीज, राइट। तो इसमें जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मतलब पॉजिटिव्स हो गए, नेगेटिव्स हो गए, ऐसे बीच में और भी पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हो आप लोग, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। वैसे मैंने और बैटरीज ले ली, मानो मैंने और बैटरीज ले ली, और बैटरीज निकाल के इसको और लंबा ज्वाइन कर दिया, हर एक पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से ज्वाइन करते गए तो बैटरीज बनता जाएगा। हमारे घर में देखो, आपने देखा होगा आपके घर में बैटरा का यूज़ होता है। बैटराज आर द वन विच आर, जब पावर कट हो जाती है ना, तो पावर को हम लोग डीसी सोर्स के थ्रू यूज़ करते हैं, डायरेक्ट करंट के सोर्स को यूज़ करते हैं, उनको हम लोग बैटरा बोलते हैं। इन्वर्टर बैटरा वाला, जो इन्वर्टर बैटरी वाला होता है, हम लोग आपने देखा होगा जो टॉर्चेस होती हैं उसमें जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को यूज़ करते हैं, दैट इज ऑल्सो वर्क एज अ बैटरी। ओपन एंड क्लोज स्विचेस क्या होते हैं सर? ओपन स्विच होते हैं जैसे मानो हमारे पास एक स्विच है जो कि डिसकनेक्टेड है दूसरे वाले वायर से, तो दैट्स व्हाट वी कॉल एज ओपन स्विच। लेकिन अगर मैंने इसको जोड़ दिया, अगर मैंने इस वायर को दूसरे वाले से अटैच कर दिया, तो अभी हो जाएगा क्लोज स्विच, क्योंकि अब ये कनेक्टेड हो गए, तो दिस विल बिकम क्लोज। जैसे ये हो गया हमारा ओपन, ये हमारा हो गया ओपन सर्किट या ओपन स्विच, और ये हो गया हमारा क्लोज स्विच, राइट, क्योंकि इसको मैंने अभी जोड़ दिया है। वायर जॉइंट का मतलब होता है कि क्या वो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये वायर इस वायर से जुड़ गया, तो दिस इज जॉइंट वायर। बहुत बेसिक है, ये सबको आते होंगे। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग हो गया कि मैंने एक वायर बनाया, दूसरा वायर उसके ऊपर से क्रॉस कराया। ये देखो 3D में है, जैसे एक वायर ये है, दूसरा वायर ऐसे आ रहा है, उसके ऊपर से निकल रहा है, उसको टच नहीं कर रहा है, दीज आर द वायर क्रॉसिंग, राइट। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ऐसा होता है कुछ, याद रखना बच्चों। आपने बनाया कुछ ऐसा, ठीक है, आप इसको सर्कल भी कर सकते हो, इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो चाहो तो, ज़रूरत नहीं होती है। अ वेरी सिंपल सिंबल इज दिस ओनली, आपने इसको ऐसे बना दिया, दिस इज योर इलेक्ट्रिक बल्ब, राइट। रेसिस्टेंस क्या होता है सर? रेसिस्टेंस बेसिकली में रुकावट होता है करंट के फ्लो में, बाधा होती है, ऑब्स्टिकल होता है, जिसके थ्रू ना परेशानी होती है। जब करंट फ्लो हो रहा होता है ना, उसको परेशानी होती है, तो उसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं, शायद आपको डायग्राम में फर्स्ट तरह से नहीं दिख रहा है ये, तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ऊबड़ खाबड़ कर देते हैं उसको। ऊबड़ खाबड़ बोलने का मतलब ये है कि वहाँ पे गड्ढे हैं, गड्ढे मतलब वायर में गड्ढे नहीं हैं, लेकिन ऑब्स्ट्रिक्शंस हैं, मतलब करंट के फ्लो में थोड़ी सी रुकावटें हैं, और ये रुकावट इलेक्ट्रॉन खुद ही होते हैं। जब एक वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं ना, तो वो काफ़ी कोलाइड करते हैं। कोलाइड क्यों करते हैं? क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा होता है, नंबर इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि जब ये फ्लो कर रहे होते हैं तो ये लड़ते रहते हैं आपस में। मैं मूवमेंट के समय इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दूसरा लड़ गया, फिर लड़ गया, फिर ऐसे आपस में इलेक्ट्रॉन लड़ते रहते हैं। तो अगर ये लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, कोलिशन होता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो में डिफिकल्टी होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। रिहोस्टेट सर एक डिवाइस होती है, रिहोस्टेट एक डिवाइस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस, ये सिंबल होता है उसका। रिहोस्टेट डिवाइस क्या करती है ना कि एक सर्किट में रेसिस्टेंस को वेरी करा सकती है, कि कभी 5 ओम कर दिया, 6 ओम कर दिया, 7 ओम कर दिया, तो बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, घटाना है तो घटा सकते हैं। बहुत ही कमाल की डिवाइस होती है। एमीटर मैंने बताया आपको, एमीटर वो डिवाइस होती है जिससे हम लोग करंट मेजर करते हैं। तो आप लोग ए बनाना है और पॉजिटिव नेगेटिव। वोल्टामीटर क्या होता है सर? वोल्टामीटर होता है वी बनाना है आपको पॉजिटिव नेगेटिव के संग, तो ये हमारा वोल्टामीटर का सिंबल होता है। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है, याद रखना, काम आएंगे सर्किट्स में, सर्किट बनाने को भी आ सकता है आपको, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं टॉपिक के चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पे, दैट इज ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ से ना हमारा चैप्टर बहुत ही तगड़ा बनता है आगे पढ़ने लायक, ठीक है। तो जितनी हमने बातें करी वो बहुत बेसिक थी, पहले बहुत बेसिक बातें पकड़ी हम लोगों ने। अब पकड़ेंगे हम लोग मुद्दे की बात, तो तैयार हो जाइए। ओम्स लॉ चालू करते हैं आगे। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स भाई साहब एक साइंटिस्ट हैं बेसिकली, जिन्होंने कहा ना कि एक वायर में करंट फ्लो कितना होगा, या फिर उस पर वो डिपेंड किस पे करेगा। तो इस बात को बताने के लिए ना ओम्स ने एक बहुत ही सिंपल लॉजिक को यूज़ करा। उन्होंने कहा कि यार ये तो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा कि हम लोगों ने उस सर्किट में, ध्यान सुनना, करंट कितना फ्लो हो रहा है एक सर्किट में, ये डिपेंड करेगा कि हम लोगों ने कितना तगड़ा बैटरी लगाया उसमें। जितनी तगड़ी बैटरी लगी हुई है उतना ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। सर कैसे? मानते हैं कि मैं एक छोटे से बल्ब को इस बैटरी से जलाता हूँ, इस बैटरी से ग्लो करता हूँ, लेकिन फिर मैं उसी बल्ब को इन कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी से ग्लो करता हूँ,
तो अगर मेरा पोटेंशियल बढ़ गया, अगर मेरे सर्किट में पोटेंशियल बढ़ गया, अगर वोल्टेज बढ़ गया, तो क्या हो गया उससे? सर इसकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ गई, हाँ कि ना? इसकी पावर, इसकी इसकी वर्क की जो, इसको काम करने की जो क्षमता थी इसकी, द एबिलिटी ऑफ डूइंग द वर्क, क्या वो इंक्रीज हो गई? नहीं हो गई। सर अगर वो इंक्रीज हो गई तो मतलब अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये ज़्यादा करंट फ्लो करा सकते हैं, राइट? आपने देखा होगा कि जैसे ये सेल है, अगर मैं चाहूँ कि इनसे मेरा पूरा कमरा जल जाए, यहाँ पूरा सेटअप जल जाए, ये बोर्ड जल जाए, वो लैपटॉप जल जाए, ये कैमरा जल जाए, ये लाइट्स जल जाएँ, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर। इसके पास इतनी औकात ही नहीं है, ये सेल के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि ये सारी चीज़ों को जला दें। लेकिन हाँ, ये रिमोट जा सकता है, ये रिमोट के आगे की जो एलईडी लाइट्स होती हैं, यूवी लाइट्स होती हैं, उनको ग्लो कर सकता है। ये छोटे छोटे अप्लाइंसेस को, बहुत छोटे छोटे जो एलईडी बल्ब्स होते हैं उनको ग्लो कर सकता है, क्योंकि इसका पोटेंशियल उतना ही है, इसकी औकात उतनी ही है, इसका वो पोटेंशियल है। यहाँ पे औकात हमको दूसरा समझना, बट उसका एबिलिटी ऑफ डूइंग द वर्क है, ये कितना जो चार्ज को कैरी कर सकता है। तो ओम्स ने बोला कि ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि किसी सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इस बात पे कि उस पर पोटेंशियल कितना लगा है। छोटी बैटरी, बहुत सिंपल भाषा में, छोटी बैटरी कम करंट, बड़ी बैटरी ज़्यादा करंट। तो छोटा अगर हमारे पास पोटेंशियल है तो लेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, और अगर पोटेंशियल बढ़ा दिया जाता है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटलिक वायर इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, बोला गया कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में the potential difference V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing it। क्या बोला गया? सर V है, यही तो करंट को डिफाइन कर रहा है, जितना V है उतना ही ज़्यादा I है, is directly proportional to the current provided its temperature remains the same, provided that its temperature remains the same। क्योंकि यार ना टेम्परेचर से बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वायर में, उनके बम में आग लग जाएगी। बम में आग लगने का मतलब वो गर्म हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई उनकी तो वो जल्दी मूव करेंगे, ज़्यादा कोलाइड करेंगे, तो सर ये रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, समझे? रेसिस्टेंस बढ़ गया तो फिर ये मज़ा नहीं आएगा। मज़ा का मतलब है कि ये जो लॉ है ना वो शायद होल्ड ट्रू ना करे, इसीलिए वी नीड टू मेक श्योर कि अमाउंट ऑफ करंट या फिर वोल्टेज से करंट जो बढ़ रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बढ़े, या फिर पोटेंशियल और आई के बीच में रिलेशन बनाए वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर और एक कांस्टेंट फिजिकल स्टेट में बनाए कि वहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर का ज़्यादा खेल ना चले। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बोला गया दैट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द वायर रिलेट्स टू पोटेंशियल। लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी हटाते ही ना हम लोग एक बात चमकेगी यार कि एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट जो यहाँ पे होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वो आता है हमारा आर। क्या आता है? आर आता है, याद रखना बच्चों, V इज इक्वल्स टू आई आर। इसी आर को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब सर द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ द करंट, ये रुकावट है, ये गड्ढे हैं। जैसे हमारे रोड पे गड्ढे होते हैं ना, हमारे फ्लो को रोकते हैं, हमारे स्पीड को कम करते हैं, वैसे ही रेसिस्टेंस एक वायर में करंट के स्पीड को कम करता है, लेकिन उसकी वैल्यू को कम नहीं करता, याद रखना। जैसे आप जब एक ब्रेकर से गुजरते हो या फिर आप एक गड्ढे से निकलते हो तो आपका ना अमाउंट कम नहीं होता है, आपका मास कम नहीं होता है, आपके बॉडी पार्ट नहीं कम होते कि किडनी पीछे रह गई, आंखें निकल के बाहर आ गई, कान टूट गए, ऐसा नहीं होता है। आप पूरे के पूरे निकलते हो, राइट? आप पूरे के पूरे उस पास से निकल रहे होते हो तो करंट उतना ही निकलेगा, लेकिन उसका फ्लो कम हो जाएगा। दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फ्लो कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है खुद ही एक वायर की कि वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, कितनी रुकावट ऑफर कर रहा है, कितनी बाधा ऑफर कर रहा है। रेजिस्टेंस ज़रूरी भी है। जैसे चलने के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी होता है, वैसे वायर में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए रेजिस्टेंस ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में रेजिस्टेंस की भी ज़रूरत है। हम लोगों ने रेजिस्टेंस देखे हुए हैं, मैं दिखाऊंगा अगर मौका मिला आपको रेजिस्टेंस होते कैसे हैं। आर इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इट्स कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। यूनिट जो होती है बच्चों इनकी ओम होती है। अब ओम कहाँ से आई और ये है क्या, तो आपको उल्टा यू बनाना है, उसको ऐसे स्ट्रेच कर देना है। दिस इज ओम। ओम क्या है? एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रेजिस्टेंस को साइंटिस्ट हैं, वही ओम्स हैं हमारे, जिन्होंने पूरे लॉ को बताया, तो उनके नाम पे ही हम लोगों ने इसका सिंबल और इसका नाम रख दिया, दैट इज ओम्स। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक
करंट थ्रू इट, क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्ट कर रहे होंगे। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, ओम इज रिटन बाय द ग्रीक लेटर क्यू बन गया है यहाँ पे, यार क्यू नहीं, इसको क्यू तो चार्ज होता है ना, क्यू तो चार्ज होता है, इसको हटा के इसको ओम कर लेना। ओम कैसे बनाना है, फिर ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। अब मेरा अलग अलग बनना है क्योंकि जल्दी वाला है, ये आराम से वाला है। 1 ओम क्या है सर, 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द 1 एम्पियर। अब देखो आपको पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर है, तो अगर R निकालना चाहोगे यहाँ से तो बोल सकते हो V अपॉन आई, तो बोल सकते हैं हम लोग फ्लो 1 एम्पियर करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। देखो इफ the potential difference between 2 point is 1 volt and the current that is flowing is 1 ampere, that's what we call as 1 ohm। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग। तो 1 बोलने वाले सिंपल आपको आइडिया लग गया होंगे कि 1 वाला सब कुछ आपको कैसे डिफाइन करना है। याद रखना जो VI होता है ना, ये एक लीनियर ग्राफ होता है, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है कंडक्टर्स के लिए, क्योंकि V जितना बढ़ता है उतना I बढ़ता है, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाता है हम लोगों को एक ही बहुत बढ़िया कंडक्टर के लिए। लेकिन अगर सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो यहाँ से बेंड हो जाता है, कर्व हो जाता है। ठीक है, चलो जैसे यहाँ पे मैं अगर जैसे इस क्वेश्चन की बात करी है, यहाँ पे VI ग्राफ ड्रॉ करा गया है। देखो 2 था तो 10 था, 4 था तो 20 था, 6 था तो 30 था। अगर आप इनकी R की वैल्यू निकालना चाहो तो देखो R कांस्टेंट आएगा। R देखो कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए कांस्टेंट वैल्यू है क्यों कांस्टेंट आएगा। सर R क्या था, V इज इक्वल टू आई आर था, तो R था V अपॉन आई, राइट, R था V अपॉन आई करते हैं सर, 2/10 करते हैं यहाँ पे। 2/10 कितना है सर, 1/5 आया। सर 4/20 करा कितना आया, 1/5 आया। 6/30 करा 1/5 आया। 8/40 करा 1/5 आया। इसीलिए कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि एक वायर का रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, एक अप्लायंस का रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, रेसिस्टेंस नहीं चेंज होगा। याद रखना रेसिस्टेंस नहीं चेंज होगा, इस पर न्यूमेरिकल लगेंगे, बहुत मस्त मस्त। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस वी नो, ऐसे कुछ फैक्टर्स होंगे जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। उसमें से कुछ खास फैक्टर हैं, वो हैं, पहला है हमारा लेंथ, दैट रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, इट ऑन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो रेसिस्टेंस जो है R जो है टेक्निकल पोर्शन होता है लेंथ के बच्चों, इनवर्सली होता है एरिया के, याद रखना, टेंशन और टेम्परेचर के होता है। तो हमारे पास 4 फैक्टर होते हैं जिस पर डिपेंड करता है। अगर आपको इसको बहुत ही इस तरह से मुझे बताना हो तो समझो कि आपको एक रास्ते से क्रॉस करना है, फिर बहुत सारे लोगों को एक रास्ते से क्रॉस करना है। ठीक है, अब मानो कि वो रास्ता की लेंथ बहुत ज़्यादा है, लेंथ बहुत ज़्यादा है मतलब लड़ने के ज़्यादा चांसेस है ना। अगर ज़्यादा लोग एक लंबे रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ता बहुत लंबा है, 10-10 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, तो उनके लड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर लेंथ बढ़ेगी, अगर पाथ की लेंथ बढ़ेगी, वायर की लेंथ बढ़ेगी, तो कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगे, तो डायरेक्टली है। सर एरिया क्या है, एरिया का मतलब है कि वो कितना ब्रॉड है। अगर मानो रोड चौड़ी है और लोग लिमिटेड हैं तो वो लड़ेंगे नहीं हैं, राइट, रोड चौड़ी हो गई, तो इसीलिए एरिया हो गया इन्वर्सली। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो, इसको बोलो इक्वेशन 1, इसको बोलो इक्वेशन 2। वैसे ये 2 फैक्टर हैं जो फॉर्मूला में आएंगे, लेकिन 2 और फैक्टर हैं, मटेरियल एंड टेम्परेचर, 2 और है, मटेरियल और टेम्परेचर। लेकिन अगर मैं इन दोनों को, जो कि 2 फॉर्मूला का पार्ट बनेंगे, रिलेशन के पार्ट बनेंगे, उनको मैं कंबाइन करता हूँ, तो ऊपर आ जाएगा L और नीचे आ जाएगा A। ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी हटाते ही बच्चों यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आता है, बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। याद रखना ये फॉर्मूला होता है हमारा R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रो सर होता है यहाँ पे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रो इज व्हाट वी कॉल एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रो इज व्हाट वी कॉल एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, राइट। याद रखना बच्चों, हमसे बोले थे अगर रो की यूनिट क्या है, तो देखो रो की यूनिट निकाल लेंगे हम लोग। देखो रो को यहाँ रखा, A को मैंने मल्टीप्लाई करा, L को डिवाइड करा, तो R इंटू A अपॉन L विच मीन्स ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। सर एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, रेजिस्टेंस की ओम, मीटर से मीटर कट गया, तो यहाँ देखो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ द रेसिस्टिविटी। इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी भी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को ही बोलते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी एक और फैक्टर है हमारा बच्चों जो रेसिस्टेंस को रिलेट कराता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, फटाफट से पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे करने का दोनों क्वेश्चंस को। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट V गिवन है अपने को, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज इतना है। बच्चों R गिवन है, V गिवन है, सर V इज इक्वल टू आई आर लगा दें, V इज इक्वल टू आई आर लगा दें,
V इक्वल टू आई लगा देंगे तो I कितना हो जाएगा सर V अपॉन आर, V अपॉन आर, बोलो हाँ कि ना। 22 अपॉन 120 मतलब 11 अपॉन 60 एम्पियर, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक हीटर कैन ड्रॉ 220 वोल्ट 100 ओम, निकाल लेना बच्चों, सही है। 220 ऊपर रख लेंगे, आर को नीचे कर देंगे, 2.2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, चलो नहीं आया तो वही फॉर्मूला है, V इक्वल टू आर लगाया है हम लोगों ने और कुछ खास नहीं करा है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, कह रहा है वायर of given material having the length L and cross section area A. So length given है, area given है, resistance है 4 ohm. What would be the resistance of another wire having the same material having the length L by 2? अच्छा, पहले एक वायर था जिसका लेंथ L था, ठीक है, इसका लेंथ L था और एरिया A था। अब क्या करा है हम लोगों ने, एक नया वायर बनाया बच्चों। आई डोंट नो कि इससे वो कैसा दिख रहा है, एक मिनट को देख लेता हूँ पहले मैं, आपको दिख कैसा रहा है ब्लू से, क्योंकि डार्क हो जाएगा। हाँ दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है, आपको दिख जाएगा। अब क्या करा है हम लोग ने, लेंथ कर दी है L/2, लेंथ कर दी है L/2, ठीक है, ये लेंथ हो गई हमारी L/2 और एरिया हो गया है 2A। तो क्या है रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, मतलब R हमारा कितना था पहले सर 4 था, तो 4 इज इक्वल टू रो L अपॉन A है। अब क्या हो गया, मानो इसका रेजिस्टेंस नहीं पता, तो लेट्स से इसका रेजिस्टेंस R डैश हो गया, ठीक है सर। रो तो रो ही रहेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम मटेरियल है तो मटेरियल सेम है तो मतलब नहीं बढ़ेगा। देख लेते हैं बाकी चीज़ें। L कितना है सर, L हो गया है L/2, L हो गया है L/2, लेकिन एरिया हो गया है 2A, तो L/2 ये आ गया, देखो L/2 ये आ गया और एरिया हो गया है 2A, तो ध्यान से देखो कितना हो गया है रो L अपॉन 4A। तो ध्यान से देखो रो L अपॉन A की जगह आई कैन राइट, रो L अपॉन A की जगह आई कैन राइट 4, तो इस जगह मैं 4 लिखता हूँ। तो नया रेजिस्टेंस को मैं R डैश बोल रहा हूँ, याद रखना मैंने इसको R डैश बोला है, इसको मैंने R बोला है। फर्क क्यों है, क्योंकि वायर की लेंथ चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फैक्टर, दीज आर द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। अगर लेंथ और एरिया चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग न्यू रेजिस्टेंस एज R डैश मेरे बच्चों, ठीक है। मैंने R डैश बोला, यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी रो L अपॉन A की जो कि 4 थी, तो 4/4, तो जो नया रेजिस्टेंस आ गया वो 1 ओम आ गया, राइट। 4/4 नया रेजिस्टेंस 4 ओम अपॉन 4, दैट इज 1 ओम, ठीक है। ऑब्जर्वेशन देख लो, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। देखो अब देखो एरिया बढ़ गया ना, अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो पास थ्रू विदाउट मोर कोलिजन, ठीक है, ऐसा बात है, ऐसा लॉजिक है हमारा। रेसिस्टिविटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द क्यूब ऑफ द मटेरियल ऑफ साइड 1 when current flows perpendicular to its opposite face is represent as the nature of the material. Resistivity is basically the nature of the material, जैसा नेचर होगा वैसे उसकी रेसिस्टिविटी होगी। रेसिस्टिविटी कांस्टेंट वैल्यू होती है, हर एक मटेरियल की फिक्स रहती है, जैसे कि आगे बताएंगे हम लोग। ऐसा यूनिट निकाली हम लोगों ने अभी, ओम मीटर होती है। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज व्हाट, ओम मीटर। इट डज नॉट चेंज विथ द चेंज इन द लेंथ ऑफ द एरिया। रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, इट रिमेन्स फिक्स बिकॉज, हाँ बट टेम्परेचर के संग चेंज हो जाएगी। लेंथ और क्रॉस सेक्शन पर रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। रेसिस्टिविटी रो होता है, रेसिस्टेंस आर होता है। आर लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर से मतलब हो जाता है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। तो जैसे लिखा हुआ है देखो, हर एक मेटल का अलग अलग होता है। जैसे रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड अलॉय रेंज बिटवीन दिस, 10 की पावर बहुत कम है, देखो कितनी कम है, 10 की पावर माइनस है, 10 की पावर -6 है। लेकिन अगर बात करें इंसुलेटर की तो कितनी ज़्यादा है, ध्यान से देखो, मेटल्स की अलॉय कितनी कम है लेकिन इंसुलेटर कितनी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं हो पाएंगे भाई। कॉपर एल्यूमिनियम आर यूज बिकॉज दे हैव लो रेसिस्टिविटी। कॉपर एल्यूमिनियम यूज करते हैं हम लोग, रेसिस्टिविटी लो होती है। कभी पूछा जाए कि वाई वी यूज सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एज द कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, तो बोल देना कि भैया क्योंकि वो रेसिस्टिविटी में बहुत लो होते हैं, दैट इज वाई वी यूज देम इन ऑर्डर टू conduct the electricity, ठीक है। resistivity of alloy generally higher than that of the constituent metals. alloy do not oxidize, burn, alloy का यूज़ करना बहुत अच्छा है। हीटिंग डिवाइसेस में हम लोग alloys का यूज़ करते हैं। टंगस्टन इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। भाई साहब थॉमस एल्वा एडिसन का 1000वां एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने डिस्कवर करा टंगस्टन को, और आज भी हम लोग जो बल्ब्स होते हैं ना उसमें हम लोग यही यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इन फ्रंट ऑफ यू कह रहा है
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट इज ड्रॉन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स. What current will the heater draw if the potential difference increase to 120 वोल्ट. यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. कह रहा है पहले जो पोटेंशियल था वो 60 वोल्ट था और जो करंट आ रहा था वो था 4 एम्पियर. कह रहा है अगर हमें व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस टू 220. अगर V डैश हमारा 120 वोल्ट हो जाता है तो I कितना हो जाएगा, I डैश क्या हो जाएगा, ये निकालना है हमको. लेकिन हीटर तो सर वही है. अब देखो कॉन्सेप्ट वही लगा, देखो कितना तगड़ा कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पे. इलेक्ट्रिक हीटर तो वही है सर. इलेक्ट्रिक हीटर की खुद की प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होंगी ना. खुद की प्रॉपर्टी मतलब रेसिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना, रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा ना. इलेक्ट्रिक अप्लायंस तो हीटर ही है ना. वही हीटर जैसे पहले 60 वोल्ट आ रहा था अब 120 वोल्ट कर दिया है, लेकिन उसका रेसिस्टेंस तो वही ऑफर करेगा, वो तो नहीं बढ़ेगा. टेम्परेचर नहीं बढ़ा हीटर का, बस पोटेंशियल बढ़ाया है हमने. तो क्या होगा, आर निकाल लो पहले. यहाँ से आर निकाल लो, जो आर यहाँ होगा वही आर यहाँ होगा. कॉन्सेप्ट क्या है, आर निकालो. बच्चे फंस जाते हैं इसमें कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें, क्या करें, कैसे करें. कॉन्सेप्ट लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ. मटेरियल सेम है तो रेसिस्टेंस सेम रहेगा. रेसिस्टेंस निकाल लो यहाँ से, यहाँ पे डाल देना, खत्म खत्म. यही है कॉन्सेप्ट सर. V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, राइट. तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, दैट इज 60 अपॉन 4 विच मीन्स 15 ओम. बहुत बढ़िया सर. V डैश इज इक्वल टू I डैश R. I डैश निकालने का है V डैश अपॉन R. R नहीं चेंज हो रहा है तो मैं R बोल रहा हूँ. 120 अपॉन 15 विच इज व्हाट 8 एम्पियर. तो नया करंट इज व्हाट 8 एम्पियर. बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस. सर रेसिस्टेंस को दो तरह से चिपकाएंगे, एक सीरीज और एक पैरेलल. दो मेन है, बाकी कॉम्बिनेशन और भी हो सकते हैं. दो मेन है, या तो सीरीज या तो पैरेलल. सीरीज क्या होता है ये देखो, एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिवली लगा दिए. अच्छा सीरीज में याद रखना बच्चों कि सीरीज में ना कुछ काम का होता है. कुछ काम का मतलब है मेरा कि सीरीज में ना आई सेम फ्लो होता है, करंट सेम फ्लो होता है. ऐसे याद रखना. देखो जब भी कोई आपको ऐसा सीरीज पैरेलल मिले ना, करंट का फ्लो करा देना. जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट निकला, करंट निकला, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है. जो करंट यहाँ गया वही करंट यहाँ गया, एक ही पाथ है. अब करंट को पानी समझो. अगर पाथ एक है तो पानी साथ जाएगा, एक ही जाएगा. लेकिन अगर पाथ बढ़ गए तो पानी अलग अलग, कुछ रास्ता इधर कुछ रास्ता इधर, ऐसे चूज कर लेगा वो. जैसे यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे सेम करंट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, करंट यहाँ तक तो गया लेकिन अब कुछ ऊपर गया और कुछ नीचे गया. आई करंट आ रहा था मान लो, अब कुछ ऊपर गया, मतलब I1 ऊपर चला गया मान लो, और I2 नीचे चला गया. अब ऐसा हो गया क्योंकि इस पाथ पे आते ही उसको दो रास्ते मिल गए, एक रास्ता ऊपर जाता हुआ, एक रास्ता नीचे जाता हुआ. तो कुछ करंट तो ऊपर जाएगा लेकिन कुछ करंट नीचे आ जाएगा. तो दो रास्ते हैं, तो I क्या हो गया, डिफरेंट हो गया. सर I क्या हो गया इसमें, इस केस में डिफरेंट हो गया. कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ पूरा पूरा, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना. I क्या हो गया, डिफरेंट हो गया. सर इतना समझ आ गया. अब V की कहानी समझो. सर V क्या होता है ना, सीरीज में डिफरेंट होता है. अभी के लिए आवाज इस बात को याद कर लेना, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है V वाला, समझाने के लिए टाइम शॉर्टेज है. तो V डिफरेंट होता है, यहाँ पे V सेम होता है. पोटेंशियल अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन रिमेन सेम. सीरीज में वो अलग हो जाता है. छोटी सी कहानी होती है पोटेंशियल को डिवाइड करने की, लेकिन अभी आपके लिए कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट है आपके लिए करंट को डिवाइड करना, करंट का फ्लो समझना. तो याद रखना, अगर सर्किट संग में लगे हुए हैं तो सेम करंट, अगर पाथ डिवाइड हो गए तो पोटेंशियल को करंट डिवाइड हो जाएगा. लेकिन उस केस में जहाँ करंट डिवाइड होता है ना, उस केस में पोटेंशियल सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब, और सीरीज में सेम होता है. सीरीज सर्किट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिंग द एंड ऑफ वन डिवाइस टू द बिगिनिंग ऑफ द अदर टर्मिनल, बोथ द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर. ऊपर नीचे लगी होंगी यहाँ पे. ये सीधा पैरेलल कॉन्सेप्ट होता है. यहाँ पे बस वही है. देखो जैसे यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे मानो आई करंट निकला, यहाँ से पॉजिटिव से आई करंट निकला, तो आई निकला 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 निकला, आई गया आई गया आई गया, मीटर में आई की रीडिंग आ गई. सीरीज है सेम, आई 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 चला गया, लेकिन पोटेंशियल इधर इधर और इधर अलग अलग हो जाएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में है. तो यहाँ पोटेंशियल V1 हो गया, यहाँ पे V2 हो गया और यहाँ पे V3 हो गया, लेकिन I सब में सेम जा रहा है. ये कहानी है सीरीज की. और रेजिस्टेंस इन सीरीज जो होता है, याद रखना, R इज इक्वल्स टू, सीधे से जोड़ दिया करो, R1 प्लस R2 प्लस R3. ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है सीरीज के लिए. प्रूव नहीं करा रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्टली बता रहा हूँ अभी, ठीक है. अच्छा पैरेलल में क्या होता है, मानो I करंट निकला हमारे पास से मतलब बैटरी के पास से, वैसे हमारे पास से निकलेगा, हमारे पास ना करंट है, हम कौन सा करंट लिए बैठे हैं भाई. आई करंट निकला, गया, यहाँ गया, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो गया. देखो I1 I2 और I3 में, तो यहाँ पे करंट का डिवीजन हो गया.
लेकिन पोटेंशियल सेम रहेगा, वी वी वी, जो ये पोटेंशियल यहाँ पे था वही पूरी बैटरी में रहेगा। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आता है वो आता है 1/R, पैरेलल बोल दो इसको, इज इक्वल्स टू 1/R1, ये रेसिप्रोकल में होता है बच्चों, 1/R2 प्लस 1/R3। याद रखना, अगर प्रूफ चाहिए होगा तो मैं प्रूफ संग में अटैच करा दूंगा, उससे देख लेना आप लोग। कंसेप्ट बस यही है कि करंट सेम है या करंट डिफरेंट है। अब अगर आपको इसका प्रूव करना होगा तो आप बोलोगे कि यहाँ पे ना पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, तो जो टोटल V होगा हमारा, जो वहाँ टोटल V होगा वो सम होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के, I सेम है, V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो IR1, देखो R1 बोला गया, IR2 और IR3, ये हमारा IR1 टोटल करंट के बराबर होगा। अब अगर आप I सारे कॉमन पकड़ लोगे तो I कट जाएंगे सारे, R आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर, राइट। इसमें उल्टा होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ना अपने पास यहाँ पे अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, V सेम होता है। तो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं कहूँगा V सेम है, मतलब V इज इक्वल्स टू IR के अकॉर्डिंग, V इज इक्वल्स टू IR के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो I हैं वो अलग अलग हो रहे हैं, अगर I अलग अलग हो रहे हैं तो मतलब I के सम होंगे जो वो बराबर हो जाएंगे, मतलब जो टोटल I निकला है वो 3 पार्ट में निकल गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 में। बस इतना सा लॉजिक है। देखो यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया था तो करंट को I1 प्लस I2 प्लस I3 कर दिया, यहाँ पे पोटेंशियल हो गया तो पोटेंशियल को V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दिया। अब जब इसको सम करेंगे हम लोग तो हमें पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा। सर V तो सेम है तो V अपॉन R पैरेलल बोल देते हैं, पहले में गया तो R1, दूसरे में गया तो R2 और तीसरे में गया तो R3। यहाँ से V बाहर निकाल लो, कॉमन पकड़ लो, V से V कट जाएगा, 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया, चलो कम ऑन, आहा हा, वाह वाह, ओहो हो, चलो आओ रीड कर लो जल्दी सब लोग, अंगड़ाई लो थोड़ी सी, सब लोग अंगड़ाई लो थोड़ी सी यार, हो बहुत बढ़िया, क्या बात है, फटाफट, क्या बात है, चले चलो आगे, चले चलो। द इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेसिस्टेंस इज 20 ओम, ये रहा लैम्प, लैम्प दिखा, रेसिस्टेंस है 20 ओम एंड कंडक्टर 4 ओम, ये कंडक्टर लगा है 4 ओम का, ठीक है। द रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी लगी हुई है। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, सर ये रेजिस्टेंस देखिए सीरीज में लगा है, 4 और 20 24 ओम हो गया, हाँ कि ना, वही हो गया। R इज इक्वल्स टू, देखो मैं बहुत यार मैं वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कर लेना आप लोग, ठीक है। R1 प्लस R2 करा आपने, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 करा आपने, क्यों करा, क्योंकि दो रेजिस्टेंस थे, तो R1 प्लस R2 ने मिलके आपको दे दिया 4 और 20 मतलब 24 ओम का टोटल रेजिस्टेंस। करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सर करंट जब भी निकालना हो ना और रेजिस्टेंस निकाल चुके हो तो एक कमाल की बात करा करो, फटाक से लगाया करो एक फॉर्मूला। अरे यार तुम क्यों घूम जाते हो भाई, V इज इक्वल्स टू IR, सर V टोटल 6 वोल्ट है, देखो अगर हम लोग लगा दें V इज इक्वल, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं बेटा, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं बेटा लाल, हाँ। V हमें गिवन है 6, I निकालना है, R मेरा बच्चा 24, I इज इक्वल्स टू 6/24, 24 मतलब होता है 24, काफ़ी लोग होंगे हमारे पास अंग्रेज नहीं पता होगा उनको 24 का मतलब, 1/24 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प ऑफ एंड द कंडक्टर। अब ये बात बड़ी कमाल की आती है कि आपको पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है। देखो ये टोटल करंट हो गया, टोटल करंट कितना निकल रहा है 1/24 एम्पियर, सॉरी 1/4 यार, क्या कर रहा हूँ मैं, 1/4 एम्पियर हमारे पास यहाँ से करंट निकला, 1/4 एम्पियर करंट निकला। सर सीरीज में तो सेम करंट गया, यहाँ पे भी 1/4 एम्पियर गया, इसके बाद भी 1/4 एम्पियर गया, तो कह रहा है यहाँ पे पोटेंशियल कितना है निकालो, निकाल लेंगे। सर R पता है, I पता है, V1 इज इक्वल्स टू I1 R1 कर दे रहे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहला है I1 R1 बोल दे रहे हैं, या फिर I तो सेम ही है, कुछ भी बोल दो, 1/4 और 4 कर दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास है ये है 1 वोल्ट, सही है। इधर कर ले रहे सर, यहाँ पे करंट गया है, इसको बोल दे रहे हैं V2, I1 तो I1 ही रहेगा, I रहेगा बोल दो उसको, R2 हो जाएगा ये 1/4 इंटू 24, काटो पीटो 6, नहीं सॉरी 20 है ये, 24 नहीं 20 है मेरे बच्चों,
मेरे बच्चों 20 है, ये 20 लिखो तो 5 आ जाएगा। ठीक है, देखो टोटल देख लो, टोटल देख लो 1 और 5, 1 और 5 सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 ही तो था, 6 था। टोटल निकालना है, करंट निकाल लो, बस करंट निकालो, आर से मल्टीप्लाई, काम खत्म। आगे चलो, भागो आगे, भागो, दौड़ो, खटाखट दौड़ो। देखो ये लगा है पॉजिटिव टर्मिनल, ये निकला करंट यहाँ से, दिखा सर्किट देखो, कुछ नहीं, क्वेश्चन छोड़ो, हटाओ क्वेश्चन छोड़ाओ, यहाँ तक करंट, ये पॉजिटिव टर्मिनल, करंट निकला निकला निकला, गया 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 गया, बढ़ गया, बढ़ गया मतलब सर्किट पैरेलल, सर्किट पैरेलल, करंट फिर आगे आया, यहाँ आया, यहाँ आया, जुड़ गया। आई करंट आया था, ऊपर I1 गया मानो, नीचे I2 गया, आगे फिर से I1 प्लस I2 जुड़ गया, मतलब फिर से I मिल गया, फिर से I फ्लो हुआ, फ्लो हुआ, फ्लो हुआ, फ्लो हुआ, यहाँ आके 3 पार्ट में गया, I1 I2 I3 मान लो, या फिर I1 I2 I3 बोल चुके, I1 I2 बोल चुके, कुछ और बोल दो, I डैश, I डबल डैश, I ट्रिपल डैश, 3 गया, फिर आगे गया, आगे गया, आगे गया ये, और फिर जुड़ गया यहाँ पे, तो फिर से I आ गया, वापस सर्किट में आ गया। समझ लो करंट कैसे डिवाइड हो रहा है, करंट निकला 2 बार में डिवाइड हुआ, करंट मिल गया, आगे आया 3 बार में डिवाइड हुआ, फिर आगे मिल गया। ठीक है, कह रहा है सबकी वैल्यू गिवन है अपने को, कह रहा है 12 वोल्ट सेगमेंट, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट। सिंपल सी हिंट दे रहा हूँ, देखो पहले R1 और R2 का निकाल लो पैरेलल, R1 R2 पहले निकाला, R1 R2 पहले निकाला, तो R1 R2 का पहले बोल रहा हूँ मैं, RP बोल दे रहा हूँ इसको, ठीक है, या RP1 बोल दे रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। अब कैसे निकलेगा पैरेलल, 1/10 प्लस 1/40, सर एलसीएम कितना 40, सर 4 प्लस 1 दैट इज व्हाट 5/40, सर ये आया 1/, जहाँ ना है वहीं पर रुक जाना, स्पीड धीमे कर सकते हो, ठीक है। अरे कुछ नहीं करा यार, एलसीएम लिया 10 और 40 का एलसीएम लिया है, 40 से डिवाइड करा, 10 को 40 से डिवाइड करा, 4 आया ऊपर गया, 40 से करा 1 आया ऊपर गया, 4 प्लस 1 5 हो गया, सिंपल सी बात है। 1/RP है, पलटा दो इसको, पलटा दो, ऊपर कर दो, और कर दिया 40/5 विच इज व्हाट 8 ओम, विच इज व्हाट 8 ओम, मतलब इसका रेजिस्टेंस इफेक्टिव है 8 ओम। अब ऐसा कर लेते हैं दूसरे वाले का, दूसरे वाले का मतलब क्या है सर, दूसरे वाले का मेरा मतलब है कि अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर इसके लिए, इन 3 के लिए, इसको मैं बोल रहा हूँ RP2 बोल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 1/R3 कितना है 30, 20 और 60, मतलब 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, सर 20, 30, 60 के एलसीएम 60 आने वाला है, 60 आने वाला है। 30 से डिवाइड करेंगे 2, 20 से करेंगे 3, 60 से करेंगे 1, 2 1 5 6, 6/60 उल्टा कर दो, 6/60, ये 1/, ये बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पे, ये 1/ होता है मेरे लाल, 1/ है तो उल्टा करोगे ना, उल्टा करोगे ना, तो यहाँ पे जाएगा RP2 कितना जाएगा 60/6 दैट इज व्हाट 10, ये आ गया 10 ओम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर आप रीसर्किट करते देखोगे तो देखो ये एक रेजिस्टेंस हो गया आपका 8 ओम का, यहाँ से करंट निकलेगा, एक रेजिस्टेंस नीचे मिल गया आपको इन तीनों को मिला के, दैट इज व्हाट 10 ओम, ठीक है। अब आगे आपके की लगी हुई है, लगी रहने दो की, इधर आपकी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, बोलो हाँ कि ना यार। अब ये सीरीज में हो गया ना, अब ये करंट गया वही यहाँ आ गया, सेम करंट जा रहा है सर्किट में, सेम करंट जाएगा, 8 और 10 किस में हो गया सीरीज में हो गए, तो यहाँ से कितना आ गया आपका, यहाँ से आ गया RS जो आ गया वो कितना आ गया 8 + 10, अरे RS सीरीज है, RP पैरेलल है, कितना आ गया 18 ओम आ गया, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 18 ओम आ गया, 18 ओम आ गया। अरे यार चल जाओ भाई, कोई चैप्टर जल्दी खत्म करना है, अब चल नहीं रहे हो तुम यार, धोखा दे रहे हो मुझे, मजाक थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पे, हैं बदतमीजी हमसे। 18 ओम करंट निकालना है, V = I यार, सर V पता है, पता है, कहाँ है V, कहाँ गया V, कहाँ गया V यार, अरे V कहाँ गया तुम, हाँ ये रहा 12 वोल्ट, सर V = I R नेट बोल दो उसको, चाहो तो टोटल नेट है, R इक्विवेलेंट बोल दो, V कितना है सर 12 है, I निकालना है, R कितना 18 है, I आ गया 12/18 मतलब 12/80 मतलब 2/3 एम्पियर हमारा करंट आ गया, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे, चलो चलो भागो भागो भागो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कह रहा है अच्छा क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन है भाई साहब, तगड़ा क्वेश्चन, चलो संग में करते हैं। कह रहा है हाईएस्ट और लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस निकालना है जब इन सर्किट को कंबाइन करें। तो देखो याद रखना, अगर हाईएस्ट निकालना है सीरीज कनेक्ट कर दो, हाईएस्ट निकालना है सीरीज कनेक्ट कर दो, इन चारों को उठाओ सीरीज में डाल दो, चारों को उठाओ सीरीज में डाल दो, 1 2 3 और 4,
चलो अपना सीरीज में डाल दो, ये 4 बोलो, ये 8 बोलो, ये 12 बोलो, ये 24 में बोलो सर। 4 + 8 12। अब वही हो गया ना, आर सीरीज कितना आ गया सर, R1 + R2 + R3 + R4 बोले तो 4 + 8 + 12 + 24 12 12 24 24 24 48 मतलब 48 ओम। सिंपल सिंपल सर। सर अब क्या करना है सर, अब निकालना है मानो स्मॉलेस्ट, याद रखना लोएस्ट निकालना है। अब लोएस्ट कहाँ आएगा, जब हम लोग करेंगे पैरेलल में कनेक्ट, याद रखना लोएस्ट का मतलब होता है पैरेलल में कनेक्ट। तो अब कर दो, ये RS करा है, अब पैरेलल कर दो, मतलब एक रेजिस्टेंस लगाओ, दूसरा लगाओ इसके नीचे, तीसरा लगाओ इसके नीचे, यार आप फेयरली करना, ठीक है। अपना टास्क जल्दी खत्म करना है ना, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। 4 8 12 24 ओम लगाना ना भूलना, ठीक है बेटा। ओम 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 1/RP 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। फटाक से बोलो आंसर। एलसीएम दिखा, 24 चमका, 6 + 3 + 2 + 1 नहीं आया, नहीं आया। 69 9 2 11 11 1 12 12/24, लेकिन रेसिप्रोकल करना भूल गए, कर दो। RP निकाल लो, 2 आ जाएगा ओम, ठीक है। छोटा सबसे आ गया 2 ओम, छोटा सबसे आ गया 2 ओम, बड़ा सबसे आ गया 48 ओम। ओके मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक पावर, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। इलेक्ट्रिक पावर क्या है सर, इलेक्ट्रिक पावर मतलब वो बिजली कितना पावर कंज्यूम कर रही है, या फिर बोल सकता हूँ मैं उस अप्लायंस की बर्निंग पावर कितनी है, कितनी आग है उसके अंदर, राइट। यही है पावर। बहुत सिंपल डिफाइन करना है, मैं बोल सकता हूँ द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। बहुत सही, यही है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। हमने पढ़ा था ना बच्चों, P = W/T, भूल गए, कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं अभी अभी पढ़ा ना, अभी P = W/T, वही तो है ये। क्या बोला हम लोग ने, ऑल्सो इट इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द एनर्जी। P = W/T। अब इसे कुछ फॉर्मूलाज हैं, देखो P = VI V²/R I²R। कहाँ से आए सर ये फॉर्मूलाज, सर ये फॉर्मूलाज कहाँ से आए, बहुत सही बात है। तो दिखाए कहाँ से आए, देखोगे देखोगे, लिखने का मैंने देखो, अच्छा V = W/Q था, है ना, पढ़ा था हम लोग ने। देखो सर जो ऊपर फॉर्मूला पढ़े हैं उसी से कर रहे हैं हम लोग। V पोटेंशियल पढ़ के आ रहे हैं, V = W/Q। अगर W निकालेंगे तो आ जाएगा V × Q। सही बात है, सही बात है। अच्छा Q को पढ़ा है, Q = IT, Q पढ़ा था Q = IT। तो अब यहाँ Q छोटा लिखो बड़ा लिखो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो V × IT क्या है, W है। अरे वाह सर, अरे वाह सर, W क्या है, VIT/T। अरे सर VI दिख गया, हो VI दिख गया सर, ये कहाँ से आया। अरे I नहीं चाहिए हमको, ओम्स तो क्या बोलता है, V = IR, I नहीं चाहिए तो V/R डाल दो। अगर मैं इस VI में I की जगह V/R डाल देता हूँ तो V²/R चमक जाएगा मुझे, बोलो हाँ कि ना, चमका क्या। अरे मुझे भैया V नहीं चाहिए, मुझे V नहीं चाहिए, तो V की जगह IR डाल देता हूँ तो I²R बन जाएगा, नहीं आया, आ गया। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट, वॉट इज व्हाट, वॉट कहते हैं ना, वॉट कितने वॉट का बल्ब, 100 वॉट का बल्ब है, 20 वॉट का बल्ब है, 1.5 वॉट का छोटा सा बल्ब है, कोई पावर छोटा कंज्यूम करता है, 0 वॉट का बल्ब आता है, लेकिन 0 वॉट नहीं होता है एक्चुअली, वो 0 वॉट का मतलब है कि पावर ही कंज्यूम नहीं करेगा तो चलेगा कैसे, है ना। तो आता है कंज्यूम, आता है मतलब उसको बोला जाता है बहुत छोटी पावर कंजम्पशन होती है उसकी, इसलिए उसको 0 वॉट, नियर बाय 0 बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, assumed as a device that carries 1 ampere of the current operate at potential difference of 1 volt। वही कह रहा है P = VI carrying 1 ampere current when operated at the potential difference of 1 volt, ठीक है। 1 volt 1 watt 1 volt 1 ampere, ये सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना यही है। P = VI सबसे प्रोमिनेंट फॉर्मूला है इसके लिए, ठीक है, याद रखना। PVI P = VI याद रखना, ठीक है। अब कमर्शियल यूनिट क्या होती है सर, पावर की जो कमर्शियल यूनिट होती है ना, वो होती है, पावर की नहीं होती है बल्कि एनर्जी की होती है। इलेक्ट्रिकल पावर की जो एनर्जी होती है ना, उसकी यूनिट होती है
पर समझो एनर्जी कैसे निकालेंगे, ठीक है। मानो को एनर्जी निकालनी है, एनर्जी निकालना बहुत सिंपल है, हमें पता है P इज टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। एक बार देख लूँगी कैसा आ रहा है इसका, इसका लुक कैसा दिख रहा है आपको, दिख रहा है ठीक, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। P इज टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, तो डब्ल्यू ही एनर्जी होती है बच्चों, कि हमारी एनर्जी होती है। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम हो जाएगा। पावर क्या होता है सर, वॉट होता है, टाइम क्या होता है, सेकंड होता है, तो वॉट सेकंड हमारी ये हो गई एनर्जी। लेकिन ये कमर्शियल एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी कंजम्पशन है। जब भी कोई बल्ब जलता है ना तो एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है वो, उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारा रीडिंग आती है मीटर की, फिर बिल आता है। फिर अगर हम छोड़ देते तो पापा हमको मारते हैं कि तो बड़ा AC छोड़ दिया, पंखा छोड़ दिया, कि आप खर्चा करा रहे हो, पापा का एक्स्ट्रा करा रहे हो यार, ध्यान रखा करो, बंद कर दिया करो, ठीक है, अच्छे बच्चे बनो। तो एनर्जी निकालनी है W इंटू टाइम, वर्क इंटू सेकेंड, ठीक है, वर्क इंटू सेकेंड। लेकिन ये पावर की कमर्शियल यूनिट नहीं है, ये बहुत छोटी यूनिट है। कमर्शियल थोड़ी बड़ी रखते हैं हम लोग। बड़ी क्यों रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं, पूरे घर में चल रहे होते हैं, हर एक अप्लायंस चल रहा है। 20 वाट की रॉड चल रही है, पंखे चल रहे हैं 250 वाट के, हमारे AC चल रहा है, गीज़र चल रहा है, हीटर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही है, तो सबका कंबाइंड पावर तो बढ़ जाता है। इसलिए कमर्शियल यूनिट थोड़ी बड़ी रखी गई। बोला गया किलो वाट आर, क्या बोला गया, किलो वाट आर, किलो को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड को आर में कन्वर्ट कर देंगे। अब अगर हमें कन्वर्ट करना है 1 किलो वाट आर को जूल्स में या फिर वाट सेकंड में, वाट सेकंड ही जूल है यार, वाट सेकंड ही तो हमारा जूल है यार, यही तो जूल है यार, क्योंकि एनर्जी और वर्क बराबर होते हैं, वही जूल है। कन्वर्ट करना है, 1 किलो में कितने वाट होते हैं सर, 1000 वाट होते हैं, हाँ कि ना, 1000 वाट होते हैं। और आर को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 60 मिनट 60 सेकंड, अरे सर एक आर में 60 मिनट है, 60 सेकंड है, कितना हो गया सर, 6 6 36, 6 6 36, 3 जीरो ये 2 जीरो ये 5 जीरो हो गए, क्या बोलते हो सर। अगर स्टैंडर्ड लिखेंगे तो 1 जीरो और बढ़ा देंगे, 3.6 10 की पावर 6 पॉइंट कर लिया है, पावर बढ़ा दी, यही हो गया हमारा वाट सेकंड या फिर जूल। तो 1 किलो वाट आर में 3.6 10 की पावर 6 जूल हो गए। धीरे से याद रखना, धीरे से याद रखना बेटा, तेज से नहीं, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। तो कितना इजी है चैप्टर यार, ये कितना इजी है, देखो फटाफट हुए जा रहा है। कह रहा है वोल्टेज जो है वो है 220 वोल्ट, द करंट दैट इज फ्लोइंग इज व्हाट 0.50 एम्पियर। पावर निकालनी है सर, P इज इक्वल्स टू VI होता है 220 इंटू 0.50 कर देंगे सर, ये हटाएंगे तो 2 जीरो इधर से आ गया, 0.5 मान लेना आप लोग, ठीक है। अब सॉल्व तो करना आता ही है आपको। P क्या है हमारा, पावर है, यूनिट होती है वॉट, याद रखना। बहुत ही बढ़िया मेरे जवानों, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी यार, टाइम कमी है, खोटी ना करें। हाँ, ये क्वेश्चन भैया, ये बिजली का बिल निकालने वाले क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं। देखो अब जैसे मानो बिल निकालना है हमको, अच्छा जो हमारा यूनिट, एक जो हमारा बिल आता है ना यूनिट्स में आता है, तो 1 यूनिट जो होती है वहाँ पे याद रखना, 1 यूनिट जो होती है ना वो होती है 1 किलो वाट आर, जो कमर्शियल यूनिट है हमारी। कमर्शियल यूनिट क्या है, किलो वाट आर, कमर्शियल यूनिट क्या है, किलो वाट आर, छोटी यूनिट नहीं है, बड़ी यूनिट है, किलो वाट आर, किलो में है, देख लो किलोज में है, ये थाउजेंड्स में है, थाउजेंड्स वाट आर है ये, और आर में कैलकुलेशन करी जा रही है घंटे में कितना कितना है, ठीक है। आओ यहाँ पे आओ, कह रहा है अपने पास एक रेफ्रिजरेटर है भैया, 400 वाट है, मतलब पावर कितनी है उसकी, 400 वाट है, ऑपरेट करा जा रहा है, टाइम है हमारे पास 8 आवर पर डे का। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेटेड फॉर 30 डेज एट द रेट ऑफ 3। पहले देखो अने को पता है कॉस्ट निकालना है, मतलब P इज इक्वल टू W अपॉन टी लगाना है, क्योंकि W होता है पावर इंटू टाइम, एनर्जी मतलब वर्क, हमें क्या करना है, एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का मतलब वर्क निकालना है। फिर पावर कितनी है, एक ही है ना, एक ही रेफ्रिजरेटर है, 400 वाट की बात हो रही है, 400 वाट, लेकिन टाइम लेंगे बच्चों हम लोग आर में, टोटल टाइम लेंगे, तो टोटल चल रहा है 8 घंटे, लेकिन ये एक दिन का है। टोटल कितने दिन चला है, 30 दिन चला है, तो एक दिन में 8 घंटे, लेकिन टोटल 30 डेज है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया, तो हमारी टोटल एनर्जी आ गई, वो आ गई कितनी आ गई, मल्टीप्लाई करो यार, 24 24 4 ज़ा बोलो 72, 22 4 4 था 32 24 4 तक कर लो यार जल्दी से, 96 ना, तो 96 और ये 3 जीरो 1 2 3, ये आ गया वॉट आवर में, ठीक है। लेकिन वॉट आवर में यूनिट तो नहीं होती, यूनिट होती है किलो वॉट आवर में, 1000 डिवाइड कर देते हैं, अब हो गया किलो वॉट आवर में, 1 2 3 1 2 3, अब सर ये हो गया 96 किलो वॉट आवर, का मतलब ही होता है 96 यूनिट। 1 किलो वाट का होता है 1 यूनिट, 1 किलो वाट मतलब 1 यूनिट, मतलब 96 किलो वाट मतलब 96 यूनिट। सर 1 किलो वाट आवर का रेट है 3 रुपये, तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया सर, टोटल 96 यूनिट यूज़ करा है, टोटल कॉस्ट आ गया हमारा, टोटल कॉस्ट हमारा आ गया, कॉस्ट टोटल लिख दिया मैंने उसको,
96 इंटू 3 मतलब सर 8128 रुपीज़, 288 रुपीज़ हमारा खर्चा आ गया। सिंपल है, नहीं सिंपल है, ठीक है। आओ ये कर लेते हैं। कह रहा है यार विच यूजेज मोर एनर्जी, 200 वाट आर टीवी सेट फॉर 1 आवर, पावर कितनी है 250 वाट, टाइम है 1 आवर, या फिर कह रहा है 1200 वाट पावर है हमारे पास और टाइम है हमारे पास 10 मिनट। देखो पहले तो मिनट में खेल नहीं खेलेंगे, अगर इधर आर तो इधर को भी आर में कन्वर्ट कर लेते हैं, आर में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से डिवाइड कर लेंगे 10/60 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे निकालनी है एनर्जी, तो पी इज कुछ W/T होता है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा पावर इंटू टाइम, सर मतलब 250 इंटू 1 मतलब 250 वाट आवर, बोलो हाँ कि ना। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1200 पावर है, टाइम कितना है 10/60, ये आ गई हमारी एनर्जी। कितना हो गया 0 से 0 गया 6 2 ज़ा 200 वाट आर। अब बताओ 200 ज़्यादा कि 250 ज़्यादा, सर 250 ज़्यादा मतलब 250 वाट टीवी अगर 1 घंटे चलाओगे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर जाएगी वो, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही कमाल की चीज़ है यार। हर कभी भी ना हम लोग जब अप्लायंस को हीट करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है। हीट नहीं करते हैं हम लोग, तो अप्लायंस में करंट फ्लो कराते हैं। जैसे आपने जनरली देखा होगा जो हमारी इलेक्ट्रिक रॉड्स होती हैं, इलेक्ट्रिक रॉड मतलब यही रॉड ले लो, बल्ब ले लो, हीटर ले लो, गीज़र ले लो, वो हीट हो जाते हैं। आयरन ले लो, उसमें एलिमेंट ही यूज़ हम लोग वो करते हैं जो हीट हो जाए, क्योंकि वो रिक्वायर है, जितना वो हीट होंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है। पानी गर्म करना हीटिंग चाहिए, आयरन प्रेस करनी है, कपड़े प्रेस करने हैं, आयरन गर्म चाहिए, राइट। तो हम लोग ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं, नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं, टंगस्टन वायर यूज़ करते हैं, ऐसे अलॉय यूज़ करते हैं इनका हीटिंग इफेक्ट अच्छा हो, जिससे कि हम लोग वहाँ पे हीटिंग का यूज़ कर पाएँ। लेकिन जो हीट एनर्जी निकलती है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके लिए सबसे कमाल है हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। पहले बात कर लेते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की, इसी बात में बात कर लेते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। अब देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, कहता है यार कभी भी अगर हीटिंग का इफेक्ट हो रहा है ना, तो कभी भी अगर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस में हीटिंग हो रही है तो मेजरली वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगी। पहला क्या है कि सर उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा हीट होगी। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली तो होती है, स्क्वायरली डायरेक्टली होती है, मतलब आई के स्क्वायर की प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। और सर उसका रेजिस्टेंस कितना है अप्लायंस का, उस पर डिपेंड करता है, और कितने टाइम तक लेके जा रहे हो। अगर इन तीनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे तो मिलता है H = I²RT। क्या बोलते हैं H = I²RT, इसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। याद रखना है, इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कि अगर किसी भी अप्लायंस में हीटिंग होगी ना तो वो इसी रेशियो में होगी, H = I²RT में। अब चलते हैं आगे, ठीक है। कह रहे हैं इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव दैट्स अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेसिस्टर ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी, द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। सही बात है सर, अगर ना हम लोग क्या करें ऐसे अप्लायंसेस को यूज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा हीटिंग जनरेट करते हैं, तो पूरी की पूरी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे हीटर्स होते हैं, देखो यहाँ पे हीटर है, जैसे हीटर है तो यहाँ पे हीट एनर्जी, इवन पता है ये बोर्ड जो अभी मैं बोर्ड के अगर पास जा रहा हूँ यहाँ से हीट निकल रही है, आपका फ़ोन हीट हो जाता है, बैटरी कंजम्पशन करते हो ना तो फ़ोन का बैक साइड हीट हो जाता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट ही तो है यार, किस पर डिपेंड करता है, कितना करंट है, कितना रेजिस्टेंस है, कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो, बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना। जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो उतना टाइम ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। सर फ़ोन का रेजिस्टेंस कितना है, मतलब फ़ोन की बैटरीज का रेजिस्टेंस कितना है, राइट, उसके कंपोनेंट्स का रेजिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है। जो हाई एंड फ़ोन होते हैं अंदर उसमें कूलिंग पैड लगे होते हैं, ठंडा करते रहते हैं उसको, राइट। चलो, known as the heating effect of the electric current, effect is utilized in a device such as electric heater, electric iron। काम की है ये, मतलब जहाँ पे हमें काम है वहाँ पे काम भी करते हैं, ऐसे ऐसे यूज करते हैं। इसीलिए तो थॉमस अल्वा एडिसन को टाइम लग गया, क्योंकि वो ऐसा एलिमेंट नहीं ढूंढ पाए थे जो हीटिंग इफेक्ट शो करता है। भाई साहब हीटिंग इफेक्ट हो गया, काम बन गया हमारा, वहाँ पे ग्लो कर गया वायर, करंट को फ्लो नहीं करने दे रहा है, प्यार से नहीं करंट फ्लो करेगा वहाँ पे, करंट को रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। करंट प्यार से नहीं जाएगा, सामने लगा होगा रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब है अंदर इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द वायर ईजिली फ्लो ही नहीं हो जाएगी, करंट को परेशान कर देगी उसको, ठीक है। तो ये देखो हमने पढ़ा ना H = I²RT, यहीं से आया। अब इसको कन्वर्ट कर लो यार, आई हटा दो यार, आर हटा दो यार, V = I लगा लो, V = सारे मिल जाएंगे। देखो कैसे मिलेंगे, दिख नहीं रहा होगा, येलो कलर चेंज कर लेते हैं। और मानो H = I²RT बताया मैंने आपको, ठीक है। दिख नहीं रहा यार यहाँ पे ना, नहीं दिख रहा ना, ये नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। दूसरे पेज पे कर, इसमें कर देते हैं, ठीक है। मानो मैंने आपको बताया H = I²RT, आप करो सर हमें R अच्छा नहीं लग रहा, मैंने कहा हटा दो यार, V = IR होता है, तो मैं I हटाना है, I हटा दो I,
पुट कर दो इसमें, आई की जगह पुट कर दो सर, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आई की जगह पुट करा वी अपॉन आर, देखो अरे बोलो यार, क्या नया फॉर्मूला आ गया। तुम कह रहे हो सर मुझे आर पसंद नहीं है, यार मैं आर डाल दो, आर डाल दो, वी अपॉन आई डाल दो, आर की जगह हटा दो इसी में डालो, एच इज इक्वल टू आर की जगह क्या डालो, वी अपॉन आई लो, आई स्क्वायर, आर की जगह डालो वी अपॉन आई इंटू टी, आई से आई निकल लिया, वी आई टी बन गया, बोलो हाँ कि ना। अरे आई वी टी लिख दो, वी आई टी लिख दो। वी आई टी एक अपना इंस्टीट्यूट है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो याद करना इजी होता है, एच इज इक्वल टू वी आई टी। अब ये हीट के फॉर्मुलाज हो गए सर, कौन सा कब यूज़ करना है, जो वैल्यूज गिवन होंगी वैसा हम लोग यूज़ कर लेंगे, फॉर्मुलाज बता रहे हैं अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। इसी को बोला जूस लॉ ऑफ हीटिंग, the heat that produced in the resistance directly proportional to the square of the current, directly to the resistance and directly proportional to the time। ये बात हम लोग कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन करते हैं, चटाक से क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 8 ओम का रेजिस्टर है सर, रेजिस्टेंस है हमारे पास 8 ओम का, आई है हमारे पास 15 ओम का, 15 एम्पियर का, मतलब कह रहा है एक 15 एम्पियर हमारा करंट निकल रहा है, एक जो रेजिस्टर है हीटर है वो 8 ओम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है फॉर द टाइम ऑफ 2 आवर, टाइम अपने पास 2 आवर। कैलकुलेट द रेट विच द हीट इज डेवलप्ड। सर आर आई टी, आर एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी था क्या बच्चों, आई स्क्वायर आर टी था ना, आई स्क्वायर आर टी था ना, 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 लगा दे भाई, क्यों वेट कर रहा है। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, लगा दे फटाक से। आई बोल 15, 15 कर स्क्वायर बेटा जल्दी से, आर बोल 8, टाइम डाल दे 2, तब निकाल दे, घंटे में निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में निकालना चाह रहा है, जूस में निकालोगे सेकंड में आएगा, सेकंड में निकाल दो गुरु, गुरु निकालो, सेकंड में निकाल लो, ना निकालो यहाँ पे आर में, सेकंड में निकाल लो, आर में निकाल सकते हो, लेकिन हीट है ना, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, यूनिट लिखोगे जूल, जूल मतलब होता है सेकंड, जूल का मतलब, जूल मतलब ऐसा यूनिट है ना, जूल हमारी ऐसा यूनिट है, वॉट सेकंड में आती है, याद रखना वॉट सेकंड में आती है, सेकंड यूज़ कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120, तो यूज़ कर लेना 120, मल्टीप्लाई करना आता है तुमको बेटा, बहुत होशियार हो, शाबाश। चलो आगे चलते हैं। कह रहे हैं 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, हीट गिवन है, अब हीट गिवन है अपने को यहाँ पे 100 जूल, प्रोड्यूस इन ईच सेकेंड, टाइम है हमारे पास 1 सेकेंड, हर सेकेंड के लिए। रेसिस्टर है बेटा 4 ओम, बोल हाँ कि ना। कह रहा है वी निकालना है, अरे सर H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, वी निकालना है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, बोलो हाँ कि ना। करो ना यार, भूल गए भूल गए भूल गए भूल गए भूल गए, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी लगा दिया, आई की जरूरत ही नहीं है, आई लगाया नहीं अपन ने ना, देखो ना तो आई गिवन है ना तो आई निकालना है, अगर आई निकाला जाता, पूछा जाता तो वी इक्वल्स टू आई आर लगा देंगे आगे। देखो ओम्स लॉ सबसे तगड़ा है, ओम्स लॉ सबसे तगड़ा हर जगह वैलिड है, हर एक कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ वैलिड लगा देना, ठीक है, निकाल लेंगे। अब सॉल्व कराओगे क्या यार इसको, यार सॉल्व कराएं क्या यार इसको, नहीं यार लगा लेंगे यार वैल्यू, यार बोर्ड देने जा रहे हैं, वैल्यू डाल पाएंगे हम लोग, बोनस क्वेश्चन होमवर्क का है, चट्ट से पट्ट से लगा देना इसको, ठीक है। ओ चार्जिंग खत्म हो रही है भैया बैटरी की, ओहो बंद नहीं हुआ भाई साहब, बच गया मैं, अभी तो चार्जिंग खत्म जाती है, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम सबके लिए बेटा, फटाफट लगा देना। बाकी थैंक यू, पता नहीं कितनी देर में खत्म हुआ है, जितनी देर में हुआ आई गेस पूरा निपटा दिया हम लोगों ने, आई गेस 1-1.5 घंटे में खत्म हो गया होगा यार वैसे, ठीक है कोई बात नहीं, जितने भी टाइम में हुआ है पूरा लेक्चर हुआ है, हर एक पॉइंट पे हम लोग ने ब्रीफ करा है, कोई पॉइंट वैसे नहीं रहा है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जो कि यूज़ करी जाती है छोटे से करंट को मेजर करने के लिए, जैसे हम लोग बड़े से करंट एमीटर करते हैं, जैसे छोटा प्रेजेंस ऑफ करंट होता है, मतलब छोटा सा करंट होता है, प्रेजेंस ऑफ करंट जब निकालना होता है कि वो उस पाथ में करंट जा रहा है कि जा रहा है, गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। एमीटर सीरीज में होता है, वोल्टामीटर पैरेलल में होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, वोल्टामीटर रेजिस्टेंस हाई होता है, याद रखना एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है क्योंकि हम लोगों को करंट मेजर करना है, उसी पाथ में लगाना होता है, करंट का फ्लो बना रहे, इसलिए सीरीज में। वोल्टामीटर जो होता है पैरेलल होता है क्योंकि उसका पोटेंशियल रेजिस्टेंस हाई होता है और वहाँ पे करंट नहीं चाहिए, अपने को पोटेंशियल मेजर करना है, करंट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, आई होप सबने देखा होगा, मजा आया होगा, शेयर कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, बढ़ा दो आगे इस वीडियो को, बड़ी मेहनत से बनाया यार, काफ़ी टाइम बाद बन पाया है ये,
प्रेजेंटेशन, ये प्रिपरेशन, फिर डिलीवरी, बड़ा थकान देती है यार। ठीक है, बस अपना प्यार, कमेंट्स, अगर अच्छा लगा हो तो प्यारे प्यारे शब्द, वही हमारी एनर्जी को री एनर्जाइज कर देंगे और वीडियोस बनाने के लिए हेल्प करेंगे। कंटेंट को आगे बढ़ाने देना, दूसरे बच्चे देखेंगे तो और मज़ा आएगा, थोड़ी पॉपुलैरिटी मिलेगी, ज़्यादा लोग देखेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं, बाय बाय।